हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। अभी शुरुआत होनी है सर, अभी कहां से पढ़ाई करेंगे। तो भाई मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं इसका अमेजिंग से बैच में आपका, जिसका नाम है यकीन 2027 के लिए। तो बेटा बहुत बहुत मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से बैठना, सारे लोग आ जाओ क्योंकि आज अपन शुरू करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग जर्नी, जिसमें आप लोग आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने की आज शुरुआत होने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जल्दी आ जाओ सारे बच्चे, मिलके मचाने वाले हैं अपन तगड़ा वाला। और बहुत सारी बातें अपन लोग आज सीखेंगे, बहुत कुछ बेटा। शुरुआत करने से पहले आपस में हम 1-to-1 कम्युनिकेशन करेंगे, तो सब लोगों को इन्वॉल्व होना है, अपन लोग करेंगे बिल्कुल। दोनों तरफ से बेटा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलूंगा आप सुनते जाएंगे, आपको भी वहां पे इन्वॉल्व होना है। तो चलो शुरू करते हैं, जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो चलो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और बच्चे प्यार से मुझे बोलते हैं डीवी ब्रो। हाँ हाँ, बच्चों का ही दिया हुआ नाम है डीवी ब्रो। और मैं बेटा पिछले 20 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, आईआईटीज में। बहुत सारे बच्चे, मतलब हजारों की संख्या में मतलब बच्चे हैं। और ऑब्वियस है बच्चे की अपनी मेहनत होती है, बट हमारा भी बेटा एक थोड़ा सा जो छोटा सा रोल होता है उसको ईमानदारी से पिछले 20 साल से निभा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने अपने सपने सच किए हैं अपनी मेहनत से और अपने मेरे साथ मिलके। तो इसी सफर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज ये मेरा 20वां साल शुरू हो रहा है, 20वां सेशन जब मैं बेटा बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और इस यकीन 1 बैच में ये लगातार चौथा साल है कि मैं यकीन 1 बैच में आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। तो जल्दी आ जाओ, बहुत बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही एक्सहिलरेटिंग जर्नी के लिए अपने साथ जुड़ जाओ। शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई जुड़ चुके हैं 13.5 करोड़ बच्चे अपने साथ, तो शुरू किया जाए 13.5 करोड़ बच्चों के साथ अपना ये धांसू वाला सफर। अरे जोक कर रहा हूं तो चलो भाई, सब लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो, अब भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, देखो कि हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में, आपकी सफलता में बेटा आज के दिन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि आप एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो जो पूरे 1 साल चलेगी। तो पूरे 1 साल हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे और खूब पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे और अपना डॉक्टर बनने का जो भी हमारा सोच है, हमारा सपना है, उसको अपन लोग पूरा करने की पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई सब लोग आ चुके हैं। अब बच्चे कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। बेटा सबका नाम लिया जाएगा, जल्दी आ जाओ। शुरू करते हैं फिर आज का धांसू वाला सेशन। तो भाई आज की जर्नी हम लोग शुरू करते हैं। आज आपका पहला दिन है और नीट 2027 आज से लगभग लगभग 1 साल बाद जब आपका एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें 1 साल अपना कुछ करना होगा। वो कैसे करना है, वो जर्नी कैसी होनी चाहिए, तो मैं अपने 20 साल के अनुभव को आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो इनिशियली हम लोग कुछ हर्ट टू हर्ट, दिल वाली बातें करेंगे बेटा आपस में। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला दिन ही डिसाइड करता है, आपकी शुरुआत डिसाइड करती है कि आपकी एंडिंग कितनी दमदार होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई आप लोगों ने एक सपना देखा है। एक सपना क्या देखा है? डॉक्टर बनने का। इन्वॉल्व होना बेटा, मेरी बातों को बहुत ध्यान ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, शुरुआत है 15 मिनट में आप लोगों को मैं कुछ गाइडेंस दूंगा बेटा, जो कि मेरे 20 साल की पढ़ाने का निचोड़ है, जो आपकी नीट जर्नी में बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प करने जा रहा है। तो भाई आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, आपने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट ये सपना तो 25 लाख लोग देखते हैं। भारतवर्ष में 25 लाख बच्चे हर साल ये सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट आप लोग मुझे बताओ, कितने बच्चों का ये सपना सच होता है? कितने बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट मिलती है? उन 25 लाख बच्चों में से आप लोगों ने बताना है। सिर्फ मैं नहीं बात करूंगा, अरे बोथ वे कम्युनिकेशन होगा। इधर चैट में फटाक से बता दो मुझे, 25 लाख बच्चे ये सपना देखते हैं हर साल कि मुझे डॉक्टर बनना है। 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं बेटा, बट इनमें से कितने बच्चे अपने उस सपने को सच्चाई में कन्वर्ट कर पाते हैं? जल्दी से बताओ। तो यहां पे शुरू हो गया, बच्चों ने, कोई लिख रहा है 6,000, कोई लिख रहा है 12,000, कोई लिख रहा है 40,000। तो मुझे बताओ बेटा कितने बच्चे इस सपने को सच कर पाते हैं? तो भाई कोई कह रहा है 60,000,
यस, अप्रोक्सीमेटली यू आर राइट मेरे बेटा। लगभग लगभग उन 25 लाख बच्चों में से 60,000 के आसपास बच्चे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बेटा जा पाते हैं। तो कितने बच्चों का नहीं होता सिलेक्शन? हमें दोनों वे, मैं तुम्हें धरातल पे रखूंगा, उड़ाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल रियल वाली बात करेंगे, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, फिर उसको हमें कैसे जीतना है उस पर भी अपन बात करेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद अपन लोग सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो बेटा बहुत ज्यादा फीस होती है, ठीक है ना। उतनी फीस देके डॉक्टर बनने का मुझे नहीं लगता कि कोई वो है, तो अपन लोग उसकी बात करें। यस, अप्रोक्सीमेटली 60,000 के आसपास बच्चे डॉक्टर बनते हैं हर साल, ठीक है। तो आप मुझे ये सोच के बताओ कि वो 60,000 बच्चे ही क्यों निकाल पाते हैं हर साल? ऑलमोस्ट 24 लाख बच्चों का, लगभग लगभग बात कर रहा हूं, 24 लाख बच्चों का जो सपना है डॉक्टर बनने का, ये पूरा नहीं हो पाता। तो हियर इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि वो 60,000 बच्चे ही अपना जो सपना है, देखते तो सपना 25 लाख बच्चे हैं, 60,000 बच्चे उस सपने को सच कर पाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 24 लाख के आसपास बच्चों का सपना सच नहीं होता। तो आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहां पर है? ऐसा क्यों कि कुछ ही बच्चे कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं? प्रॉब्लम कहां पर है? तो चलो अपन डिस्कस करते हैं। मैं अब आपको बताता हूं बेटा कहां पे प्रॉब्लम है। एक बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है, बिल्कुल जलता हुआ सुलगता हुआ एक क्वेश्चन है, जिसको बेटा आप लोगों को रियलाइज करना होगा, फिर देखो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे बेटा ये होता है कि हमने सबने सपना तो देख लिया कि डॉक्टर बनना है। भाई डॉक्टर बनना क्यों है? दैट इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टुडे। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? इसी क्वेश्चन का क्योंकि जवाब क्लियर नहीं होता बच्चों के मन में, इस क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं होती, तो दैट्स वाई मेरे बच्चे, आपके बहुत सारे बच्चे, 24 लाख के आसपास बच्चे इस सपने को सच नहीं कर पाते। बनना क्यों है तेरे को डॉक्टर? ये बताए मुझे, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। बोथ वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? डॉक्टर तो बनना है, सोचना बड़ा आसान है। किसी ने सोच लिया मुझे आईएएस बनना है, किसी ने सोच लिया ओ मुझे तो दुनिया का राजा बनना है। सोचना आसान है, बट क्यों बनना है? वाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? कम ऑन, जवाब दो मुझे, जवाब दो। मैं तुम्हारी चैट देख रहा हूं। यस, कोई बच्चा कह रहा है कि सर सर मुझे देश की सेवा करनी है। कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे सोसाइटी की सेवा करनी है। कोई कह रहा है मुझे मेहनत करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है पैशन है मेरा। कोई कह रहा है मां बाप का सपना पूरा करना है। बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है सेवा करनी है मुझे समाज की। और कुछ खुराफाती बच्चे भी है कुछ खुराफाती बच्चे भी है जो कह रहे हैं सर पैसा चाहिए, पैसा, डॉक्टर बन के सर पैसा कमाएंगे तो ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। तो देखो मेरे बेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको डॉक्टर बनना है, इसके पीछे मैं देख रहा हूं बहुत सारे हजारों बेटा जवाब यहां पे आ रहे हैं चैट सेक्शन में। किसी को फाइनेंस, कुछ किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को घर से बाहर निकलना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को देश सेवा, समाज सेवा, किसी को मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, और किसी को पैसे कमाने हैं। तो बेटा मैं अब एक चीज आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है, और मैं आपको बिल्कुल सीरियस नोट पे समझाता हूं। सही बात है, कुछ बच्चों के मन में होता है कि मुझे भाई समाज की सेवा करनी है, मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं गरीबों का बहुत कम पैसे में या ऑलमोस्ट फ्री में इलाज करूंगा। कुछ बच्चों का सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है समाज में, ताकि सोसाइटी में मेरे को इज्जत मिले, समाज में मेरे परिवार की इज्जत हो। किसी को डॉक्टर बनना होता है कि यस बेटा, हम में से बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास या कह लो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। बहुत सारे बच्चों का यह भी पर्पज होता है कि मुझे अपने परिवार को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है। मैं डॉक्टर बनूंगा तो डॉक्टर बनके मेरा परिवार फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा। यह भी बेटा बहुत बड़ा एक मोटिव होता है। और काफी हद तक आप कुछ भी कर रहे हो तो बेटा ये एक बहुत बड़ा मोटिव है। तो ध्यान रखना, आपके डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं, बट वो मोटिव, क्या चीज तुम्हें मोटिवेट करनी है, करती है, उस चीज को आपको अपने दिल में रखना है। और जिस दिन पढ़ने का मन ना करे, उस दिन तुझे सोचना है कि मैंने क्यों ये सफर शुरू किया था, मैं डॉक्टर बनने का सपना क्यों देखा था, उसका कारण क्या था। तो बेटा देखो, चलो इसको वन बाय वन अपन लोग देख लेते हैं।
सबसे पहला जो मुझे सबसे ज्यादा बच्चों का जवाब दिख रहा है वो होता है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अपने मम्मी पापा को दुनिया के सारे सुख दूंगा जो कि पैसे से खरीदे जा सकते हैं। क्योंकि ये बात तो सही है बेटा, ये बहुत 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 अच्छी सोच है तेरी, बिल्कुल ये अचीव होगा। क्योंकि ध्यान रखो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मम्मी पापा, चलो एक चीज बताओ मुझे, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? कम ऑन, आपको सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में कौन करता है? देख एक 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 नोटी बच्चा क्या कह रहा है, सर मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। चल पगलू कोई प्यार नहीं करता तुझे सामने वाली खिड़की से, तुझे सच्चा प्यार करते हैं तेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा का प्यार जो है वो बेटा सच्चा प्यार है। तो अब तेरा क्या फर्ज बनता है? तेरा ये फर्ज बनता है कि दुनिया में उन्होंने जितने स्ट्रगल देखे हैं, अब जब तू बड़ा हो रहा है तो उनको जीवन में कोई भी कष्ट ना देखना पड़े, वो सारे सुख जो कि पैसे से खरीदे जा सकते हैं वो आप उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करो। ये आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो यस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो बहुत सारे बच्चों को ड्राइव करता है। कोई गलती नहीं है, कोई शर्म नहीं है इसमें, इसको एक्सेप्ट करने में। किसी को है कि भाई मुझे सोसाइटी की सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है समाज की, मुझे देश की सेवा करनी है। अगर आप इससे इंस्पायर हो रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको एक सोशल वर्क का बेटा मन में है तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। किसी को यह है कि मुझे रेस्पेक्ट पानी है सोसाइटी में, मेरे परिवार की, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरी कॉलोनी में मेरे परिवार की इज्जत हो जाएगी कि उनका बच्चा डॉक्टर बन गया। तो बेटा ये भी एक इंस्पायरिंग फैक्टर हो सकता है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि भाई मुझे अपने आप की सेल्फ इंपॉर्टेंस, कि यस मैं लाइफ में कुछ अचीव, कई बच्चों के लिए ये भी होता है, उनको बेटा ये चाहिए होता है कि यस लोग मुझे बोले कि मैं दमदार हूं, मैं अच्छा हूं, मैं दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता हूं। तो ये भी एक बहुत, यस ये भी एक इंस्पायरिंग फैक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग फैक्टर हो सकते हैं। अपना चूज कर लो, अपना चूज करो। जो जो तेरे को लग रहा है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, किस चीज के लिए बनना है? इसके लिए बनना है, वेरी गुड, दिस मस्ट बी द ड्राइविंग फैक्टर फॉर यू। इसके लिए बनना है, वेरी गुड, इसके लिए चूज कर अपना फैक्टर। आज ही चूज करेंगे, आज ही चूज करेंगे। क्योंकि होता क्या है, क्यों मैं ये चूज करवा रहा हूं तुझसे, होता क्या है, मास्टर जी कितना भी बोल लें कि यस डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तो अभी जोश में है, आज पहला दिन है, भरपूर जोश में। आज पूरे भारतवर्ष में 25 लाख का 25 लाख बच्चा बहुत जोश में होगा कि यस मैं नीट फोड़ूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। बट होगा क्या? इन सब मोटिवेशंस का असर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहता है। फिर बेटा अगले हफ्ते से वही ढाक के 3 पात क्या होगा कि आज तो जोश है, आज पढ़ लेंगे, कल जोश है, वो धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ जाता है। तो मेरे बेटा डिफरेंस यही है उन 24 लाख बच्चों में और उन 60,000 बच्चों में। जो वो 60,000 बच्चे हैं वो बेटा इन मोटिवेशंस को लूज नहीं होने देते, वो भटकते नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है। दिमाग उन सब में ऑलमोस्ट बराबर है बेटा, दिमाग का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। होता क्या है कि वो 60,000 बच्चों के अंदर वो होता है ना, फायर इन द बेली, जिगर में वो आग जलती रहती है, उनका मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। और आप में से बहुत सारों का क्या होता है कि बस आज तो जोश है, कल भूल गए। नहीं भाई, इनमें से जो आज डिसाइड कर ले क्यों तुझे डॉक्टर बनना है, जब बेटा मन करे काम चोरी का, जब मन करे ना पढ़ने का, उसी दिन उस मोटिवेटिंग फैक्टर को बेटा याद कर लियो और आप करने लग जाओगे। और अगर ना करे ना तब भी मन, तो इस फेस को याद कर, इस फेस को, जब भी मन करे आवारागर्दी करने का, पढ़ाई ना करने का, तो अपने डीवी ब्रो का फेस याद कर लियो, तो शायद टीचर के फेस से मेरे बेटा पढ़ने की थोड़ी सी तो इंस्पिरेशन मिलती है। एंड आई विल एंश्योर कि जब जब तू ना पढ़े, मैं तेरे सपनों में भी आऊं, मैं रात में सपने में आके तेरे को डराऊं कि पढ़ ले, पढ़ ले, नहीं तो डीवी ब्रो आ जाएगा। तो देखो बेटा अच्छे से हमें पढ़ना है, इस आग को शांत मत होने देना। मैं देखो जनरली मैं प्रवचन देता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे प्रवचन आपने बहुत सुने हैं बट उनका असर 2 दिन रहता है, तो मुझे ये चीज पता है। बट बेटा आज क्योंकि फर्स्ट डे है तो इसको 1 साल के लिए, इस प्रवचन से बेटा 1 साल के लिए इसको अपने दिल से उतरने मत देना, अपने दिल में रखना। आज फर्स्ट डे है, मैं फर्स्ट डे ही आपको ये चीजें बोल रहा हूं। अपना अपना डिसाइड कर लो किस वजह से आपको डॉक्टर बनना है, कभी भी। और यार छोड़ो, सब हटाओ, सब हटाओ,
भाड़ में गई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, भाड़ में गई सेवा, भाड़ में गया रेस्पेक्ट। कभी पढ़ने का मन ना करे ना तो अपने मम्मी पापा का फेस याद कर लियो, अरे हटा टीचर को भी साइड। कभी पढ़ने का मन ना करे ना अपने मम्मी पापा का फेस याद कर लियो, क्योंकि वो आपको ये बैच दिला के ना, यकीन वन वो तो मान के बैठे हैं दुनिया में। अभी पूरे गांव में, कॉलोनी में, शहर में जहां भी मिलते हैं बोलते हैं अरे मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तो डॉक्टर बन रही है। वो मान के बैठे हैं कि तू डॉक्टर बनेगा, वो मान के बैठे हैं डॉक्टर बनेगा। तो उनके इस सपने को, इसको झूठा मत होने दियो। उनकी 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 गर्दन को झुकने मत दियो किसी के सामने कि बड़ा बोलता था। कॉलोनी वाले यही बोलेंगे, बड़ा बोलता था इसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, देखो बन गया डॉक्टर। नहीं, वो नहीं होने देना। पूरी जी जान से मेहनत करेंगे, मिलके मेहनत करेंगे। और मैं देख एक चीज और बताता हूं बेटा, बिल्कुल गहरी सच्चाई है, गहरी सच्चाई है। क्या सिलेक्शन, देख जनरली क्या होता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ना 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 ना, ध्यान रखियो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस मेरे बेटा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, रगड़ना पड़ता है, तपाना पड़ता है, जलना पड़ता है बेटा उस मेहनत की आग में। तो एक साल मिलके मेहनत करेंगे। जब जब तेरा मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, तेरा डीवी ब्रो खड़ा है ऑलवेज। इतने इंटरेस्टिंग वे में अपन पढ़ाई करेंगे कि बिना पढ़ाई किए नींद नहीं आएगी। तो दिस इज व्हाट वी गोना डू। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, 90% मेहनत तेरी लगेगी बेटा, 10% जो रोल चाहिए, सपोर्टिंग रोल, आई एम सपोर्टिंग एक्टर, यू आर द मेन एक्टर। तू नायक है अपनी मूवी का, तू नायक है मेरे बेटा, मैं सपोर्टिंग एक्टर हूं, मैं सहायक हूं। ठीक है, हम सारे टीचर सहायक होते हैं, करना आप ही को पड़ेगा। हां, तेरी उस जर्नी को, तेरे उस रास्ते को, मेहनत करने के रास्ते को मैं आसान बनाऊंगा, बहुत ज्यादा आसान बना दूंगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी, इन एंड आउट। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं ये मान के पढ़ाऊंगा आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए अल्टीमेट लेवल तक अपन लोग जाएंगे। तो आई थिंक मेरे बेटा सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आई थिंक आज के बाद कभी मन में काम चोरी अगर आए तो बेटा देख, मैंने 2-3 चीजें बताई हैं। मम्मी पापा का फेस याद रख लियो, मास्टर जी का फेस याद रख लियो, नहीं तो मैं सपने में आके बेटा डरा दूंगा। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मास्टर जी दोनों तरीके से डील करेगा। अगर अच्छी पढ़ाई करेगा तो प्यार से बेटा गाइड करूंगा, अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो रात में सपने में आके डराएगा ये डीवी ब्रो। छोड़ूंगा नहीं, पूरे 1 साल एक साथ मिलकर अपन लोगों को करना है। ठीक है? और मेरे बेटा मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, चैट सेक्शन में अब अगर किसी ने डिसाइड कर लिया डॉक्टर बनना है तो बेटा चैट सेक्शन में सारे अभी लिखो, आज प्रण लेते हैं हम लोग, प्रण लेते हैं कि मैं XYZ जो भी अपना नाम है। चलो आंख बंद करो, एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंख बंद करो सारे बच्चे, आंख बंद करो, हाथ आगे बढ़ाओ। अभी करना है, मैं देख रहा हूं कैमरे के उस तरफ, क्या लग रहा है तेरे मोबाइल के उस तरफ देख रहा हूं मैं। ठीक है? हाँ, हाथ आगे बढ़ा। एक प्लेज लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं आज हम लोग कि मैं अपना नाम ले, मैं आज प्रण लेता हूं कि अगले 1 साल तक के लिए मैं जी जान झोंक दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं बनूंगा डॉक्टर, मैं बनूंगा डॉक्टर। ये प्रण ले ले बेटा आज। और यहां पे चैट सेक्शन में सारे लिख दो अब, मैं बनूंगा डॉक्टर, मैं बनूंगा डॉक्टर, मैं बनूंगा डॉक्टर। उसके लिए हां, मेहनत जितनी भी लगे हम करने के लिए तैयार हैं। हां, उस सफर में हम PW के सारे टीचर, सारे मास्टर आपके साथ रहेंगे। जी जान तुम अगर लगाओगे ना जितना, उससे कई गुना के लिए बेटा हम लोग तैयार बैठे हैं। खूब सारे कंसेप्ट, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, अंधाधुंध है ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब करेंगे। नीट लेवल से लेके जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, भर भर के सब कुछ करेंगे। ठीक है? तो यहां पे बेटा बौछार हो चुकी है पूरे भारतवर्ष के पूरे 13.5 करोड़ बच्चे, मैं बनूंगा डॉक्टर, मैं बनूंगी डॉक्टर, मैं बनूंगा डॉक्टर। बिल्कुल आग लगा दो यहां पे चैट सेक्शन में, जोश के साथ बेटा शुरुआत करनी है। आज फर्स्ट डे है और ये जोश डेली ऐसे ही हमारा मेंटेन होगा। और आप देखना पढ़ाई में इतना मजा आएगा कि ये बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, कम होने नहीं दूंगा मैं, बढ़ता जाएगा ये जोश। पढ़ाई के प्रति आपका प्यार बढ़ाऊंगा मैं, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, केमिस्ट्री आपको इतना आसान सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग करते हैं बेटा आज की क्लास शुरू। प्रवचन यहीं खत्म, बट इस प्रवचन को और प्रवचनों की तरह नहीं लेना, यह कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है। तेरे जीवन की ये कटु सच्चाई है जिसमें मेहनत का बहुत कठिन रास्ता है बेटा, आसान नहीं है। कठिन इस सेंस में कि तेरे को झोंकना पड़ेगा,
शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। तो सफलता के लिए अपन लोग मिलके करने जा रहे हैं, मिलके करेंगे। प्रण ले लिया हम लोगों ने, यस बिल्कुल फायर हो चुकी है, फायर इन द बैली मेरे बच्चों ने, बहुत बढ़िया। अरे वाह जोशीले बच्चे मेरे, मजा आ गया मेरे बेटा देख के। चलो इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन, मजा आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे, अल्टीमेट लेवल तक जाएंगे। और मैं एश्योर कर रहा हूं आपको, चाहे नीट लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, जब चैप्टर खत्म होगा तो सारे पीवाईक्यू जेई एडवांस लेवल तक के, ओलंपियाड लेवल के, इंटरनेशनल ओलंपियाड, सारे क्वेश्चन करेगा मेरे बेटा, मैं कराऊंगा तुझे, हो जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है, मिलके फोड़ेंगे अपन लोग, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करते हैं सब लोग, अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो बस आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट और लूंगा। अगर हमें इस रास्ते पे चलना है, मेरी आपसे बस कुछ एक्सपेक्टेशन है बेटा, छोटी। आप मुझसे दुनिया जहान की एक्सपेक्टेशन रखना, मैं सारी पूरी करूंगा। आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन होती है एक टीचर से, उससे ज्यादा मैं मेरे बेटा पूरी करूंगा। बट मेरी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। सर डॉक्टर बनेंगे, नीट फोड़ेंगे, सर उसके लिए क्या करना होगा हमको, ठीक है। अब मैं बेटा आपको बताता हूं, मेरी क्लासेस अगर आपको सीखनी है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ जिम्मेदारी होती है, अधिकार होते हैं तो साथ में जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो आपके अधिकार है, आपका पूरा मेरे पे अधिकार है, आपका पीडब्ल्यू पे अधिकार है। हम जी जान लगा देंगे आपके लिए, खूब सारे दुनिया जहान के सारे कंसेप्ट, जितना भी चाहिए आपको, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बना के आपके सामने रख देंगे। तो आपका अधिकार है पूरा हमारे ऊपर, हमारी नॉलेज के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर। बट साथ में बेटा अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है। तो आपके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम्हें 100%, और ध्यान रखना मेरे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में 100% स्कोर करते हैं, क्वेश्चन नहीं होता नीट में जो मेरा कोई बच्चा छोड़ दे, 100% आप भी स्कोर करोगे। एक क्वेश्चन नहीं बचेगा नीट के एग्जाम में, बट उसके लिए बेटा छोटी छोटी चीजें आपको कुछ करनी होंगी। बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा, ये मुझे दे दो और विश्वास मानो, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा, 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस में मेरे बेटा सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं। 20 साल हो गए, तुम भी नहीं हो गए अभी 20 साल के। तो उसी अनुभव के निचोड़ पे बता रहा हूं बेटा, हवा में बात नहीं कर रहा, 20 साल का अनुभव निचोड़ के रख रहा हूं मैं यहां पर। कुछ नहीं करना होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मान लिया कंपटीशन है, बट सफर बहुत आसान हो जाएगा, कठिनाइयां कम हो जाएंगी अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे। बट सर कहना तो आसान है सर, बट सर होता नहीं सर, क्या करें सर, सर हो नहीं पाता सर, शुरुआत में जोश में लगते हैं सर, फिर वही सर बैकलॉग हो जाते हैं सर, क्या करें। तो टेंशन मत ले, मैं बैकलॉग भी ना हो इसका भी मैं जुगाड़ करूंगा, तो टेंशन मत ले, ठीक है। तो बेटा करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले मेरे बच्चों को करने हैं बेटा लाइव लेक्चर अटेंड करने हैं डेली। डेली सो के उठो, 8 बजे का अलार्म लगाओ, 8:45 से लेक्चर, सारी क्लासेस देखनी है डेली बेटा, लाइव लेक्चर देखने, लाइव लेक्चर देखने चाहो मेरे बेटा, रिकॉर्डेड अगर मजबूरी है तो रिकॉर्डेड देखो, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, बट कोशिश करो लाइव लेक्चर, क्योंकि यहां इंटरेक्शन होता है। जब 2 वे कम्युनिकेशन होगा, जब आप मुझसे बात करोगे तो मेरे बेटा आप फोड़ के रख दोगे, विश्वास मानो, ठीक है। तो लाइव लेक्चर मेरे बेटा अटेंड करने हैं डेली, कोशिश करो मैक्सिमम लाइव करने की। हाँ बहुत मजबूरी है, कुछ काम कर रहे हो या कुछ भी हो तो मेरे बेटा तब देखना, बट लाइव लेक्चर की कोशिश करो, क्योंकि जब मेरे साथ कम्युनिकेशन होगा, अरे मैं एक एक बच्चे का नाम जान जाता हूं, अरे जब बैच आगे बढ़ता है ना तो मैं सबका नाम मुझे पता होगा कि ये मेरा बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है, ये बच्चा मेहनत कर रहा है हमारा। ऐसे मत सोच अकेला बैठा हुआ है तू वहां, मैं देख रहा हूं तेरे को स्क्रीन की। और अगर तू पढ़ने वाला बच्चा है ना बेटा, आप देखना जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा, मुझे तुम्हारे नाम रट जाते हैं एक एक बच्चे के, हजारों बच्चे पढ़ते हैं बैच में बेटा, सबके नाम पता लगते हैं, क्योंकि हम चैट में या कम्युनिकेशन करते हैं। लाइव लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन दैट कनेक्शन, टीचर के साथ कनेक्शन बहुत बहुत जरूरी होता है मेरे बेटा, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए। एंड आई विल एंश्योर कि तेरे को पढ़ाई मक्खन लगे, मक्खन, आसान, मजा आएगा। अरे मुझसे बात करने में भी बहुत मजा आ जाएगा, और केमिस्ट्री जब उसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान बहुत रसीला हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो वही हम अब देखेंगे, मजा आएगा। आज ही पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाई, बट आज फर्स्ट डे तो मुझे बताना है मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है, जरूरी है बेटा। शुरू के 15-20 मिनट भाई, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सर ये तो सर किताबी बातें सर, स्कूल में बहुत सुनते आए हैं सर, है ना, डिसिप्लिन रहो, है ना सर, कंसिस्टेंट रहो। तो मेरे बेटा
ये किताबी बातें हैं बट इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। ये ऐसी हवा में नहीं मारी जाती। तो आपको बेटा डेली, मतलब इसका मतलब हुआ डेली लेक्चर देखने। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता हमको बनाए रखनी है और उस निरंतरता को बनाए रखने में मेरे बेटा आपको मुझसे बात करने की आदत डालनी होगी। हम चैट में बोथ वे कम्युनिकेशन करेंगे, फिर देखो आपकी निरंतरता कितनी बढ़िया बनती है। ये हम मेंटेन करेंगे। ये टेंशन मतलब इसके लिए ना मैं जी जान लगा दूंगा, तू भी लगाई हो, क्योंकि मेरे करते रहने से नहीं होगा। क्योंकि मेरा वश चले तो मैं अभी कैमरा फोड़ के अंदर आ जाऊं, तेरी स्क्रीन से बाहर निकल जाऊं, तेरे टेबल पे आके बैठ जाऊं और तुझे पढ़ाऊं। और मैं करूंगा ऐसा, करूंगा मैं ऐसा। टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं अभी कि एक तेरे कैमरे की स्क्रीन नहीं, कैमरे की नहीं, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन से निकल के बाहर आ गए और शुरू हो गए। ले भाई तेरे टेबल पे बैठ गया मैं। इमेजिन करना क्या जा रहा है, इमेजिन कर कि मास्टर जी टेबल पे बैठे हुए हैं। देख अपने आप मजा आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और बेटा क्लास के दौरान क्या होता है, जैसे हाँ अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, चैट चल रही होती है। चैट पे ना अब 99.99999% बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि वाह सर मजा आ गया, सर हाँ ये क्या मस्त एक्सप्लेन किया, अरे सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट कुछ बच्चे, उनको बच्चा नहीं कह सकते, बच्चे के रूप में कुछ दानव होते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने तो जो नॉटी बच्चे बोलते हैं, ज्यादा बेटर है नॉटी बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना। वो नॉटी बच्चे बेटा चैट में ये चीज पूछते हैं किसी से, हेलो रिया, हेलो एंजल प्रिया, तुम कहां से हो, हेलो एंजल प्रिया तुम क्या कर रही हो। नहीं मेरे बेटा, जीवन में ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, देखो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, स्पेशली मैं आई कैन टेल अबाउट बॉयज। बेटा पढ़ाई में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही सब होता है, इसको मत होने देना। देखो मैं अभी आपके मतलब पापा नहीं तो चाचा की उम्र का तो होऊंगा मेरे बेटा। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इससे बच के रहना। बस 1 साल दे दे मुझे, 1 साल दे दे। 1 साल ये बेटा जितनी भी जो ये आपके मन में जो विचार आते हैं अपोजिट जेंडर के प्रति, इसको बेटा अपने मन से निकाल दो। बस 1 साल, 1 साल के लिए इस चीज को, ये पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट है। इस दुनिया में तुझे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ तेरे मम्मी पापा करते हैं। कोई भी अगर तुझे बोल रहा है कि मैं तुझे प्यार कर रहा हूं, मेरे बेटा वो झूठ है, सरासर झूठ है। इससे ऊपर उठ जा मेरे बच्चे। सिर्फ मम्मी पापा का प्यार सच्चा प्यार है, वो जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा। तो इस सब में नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मतलब होता है ऐसा मेरे बेटा, कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो सब नहीं करना। आपस में डिस्कशन नहीं करना है क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ उसके बाद मैं, वन वे नहीं होगा कम्युनिकेशन, वन वे नहीं होगा। मैं इधर से पूछूंगा, चैट में जवाब देना है आपको, वन वे नहीं होगा। इंटरेक्टिव रहना है मेरे साथ, रिस्पॉन्स देना है आपको क्लास के अंदर। बैकलॉग मत होने देना, मत होने देना, मत होने देना। कुछ भी हो जाए, आज का लेक्चर आज ही फिनिश होगा, कुछ भी हो जाए। बुखार है कोई बात नहीं, लेट जा बेड पे, मोबाइल रख यूं छाती पे और बेटा देख डाल लेक्चर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पढ़ के आज तक नहीं मरा मेरे बेटा, पढ़ने से तो अच्छा फील होता है। याद कर, जब 3-3 दिन तू लगातार नहीं पढ़ता है, बेशक तू खेलने जाता है, घूमने जाता है, मन में एक डर रहता है, एक गंदा गंदा फील होता है, अरे यार फिर पढ़ाई नहीं करी आज, मतलब तू अच्छा फील नहीं कर पाता। बट जिस दिन पूरे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ के उठता है, सोच कितना अंदर से अच्छा अच्छा लगता, नहीं लगता। मैं जब छोटा बच्चा था, मुझे पता है जिस दिन मैं 12 घंटे 10 घंटे पढ़ के उठता था, इतना अच्छा अच्छा लगता था, वाह मजा आ गया आज, वाह मजा आ गया आज। तो बेटा समझ गया मेरे बच्चे, बैकलॉग नहीं होने देना है हमें। बैकलॉग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की जो कर क्लास मिस कर दी तो अगली क्लास तो आज ही क्लास पे डिपेंडेंट होगी ना, फिर अगली क्लास भी यूजलेस हो जाएगी आपके लिए, तो वो हमको नहीं होने देना है मेरे बेटा, ठीक है ना। और हाँ, आपको क्लासेस के बाद मिलेंगे डीपीपी, डीपीपी जरूर सॉल्व करें, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। बेटा इससे क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होती है, वो हम क्लास में भी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। बट जब तक आप खुद से नहीं करोगे न्यूमेरिकल, ब्रेन में ना कुछ न्यूरोनल कनेक्शन होते हैं मेरे बेटा, न्यूरॉन्स के, हाँ, जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग को डेवलप करते हैं, और वो प्रैक्टिस से जुड़ते हैं वो कनेक्शंस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना न्यूमेरिकल्स की, ब्रेन में वो कनेक्शन, आप सोचते हो ना, जैसे कुछ दोस्त होते हैं, आप देखते होगे कि वो क्वेश्चन देखा सीधा वो सॉल्व कर देता है, और आप सोचते ही रह जाते हो यार क्या करना है इसमें। तो सारा फर्क प्रैक्टिस का है मेरे बेटा। आपका मेरा दिमाग एक जैसा है, विश्वास मानो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट, आप नहीं हो इंटेलिजेंट, अरे आप और मेरे में ब्रेन सेम है। फर्क क्या है,
मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, मेरे ब्रेन में वो न्यूरॉन्स के कनेक्शन बहुत ज्यादा बने हुए हैं, वो हाईवेज, कि मैं जैसे ही किसी क्वेश्चन को देखता हूं मुझे देखते ही स्ट्राइक कर जाता है, क्योंकि वो हाईवे बने हुए हैं दिमाग में, ओहो अब ये करना है। वहीं तुम हैरान होते हो, अरे सर आपने कैसे सोच लिया? अरे क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम करी है, तो अभी आपके वो हाईवे कनेक्ट नहीं हो रहे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच के लिए, वो ब्रेन में आपके कनेक्शन जुड़ते जाएंगे, उतने स्ट्रांग होते जाओगे। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बस सारे पॉइंट करना मेरे बेटा, उसके अलावा दुनिया की सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दे। फिजिकल केमिस्ट्री टारगेट सिर्फ एक, 100% क्वेश्चन सही करके आने हैं, 100% स्कोरिंग। क्लियर हो गया यहां तक? चलो पढ़ाई शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? मेरी एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, शुरू करें? तैयार हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे? तो छोटे छोटे बच्चे शुरू करते हैं आज की धांसू वाली क्लास, और पहला चैप्टर जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इसको एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी इसका नाम है। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, और अल्टीमेट लेवल तक लेके जाएंगे। आज पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, मजा आएगा, कंसेप्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करेंगे हम आज से ही। चलो पढ़ाई शुरू करें। अगर सब बच्चे तैयार हैं तो यहां पे फटाफट से क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल भर दो मेरे बेटा। मेरे अभी बच्चे हैं हमारे पास 13.5 करोड़ नन्हे मुन्ने बच्चे कह रहे हैं सर क्या बात कर रहे हैं सर, 20-21 हजार अभी देख रहे हैं। अरे कोई नहीं, 13.5 करोड़ मेरा डायलॉग है भाई देश के कोने कोने से और बीच में से भी जुड़े हुए हैं हमारे भाई, जरूरी कोने कोने से ही होंगे, बीच में से भी तो है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बीच में से भी तो है। चलो भाई, तो भाई शुरू करते हैं मेरे बेटा पढ़ाई। सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो चलो मेरे बच्चों ने क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिलों की कर दी है बौछार, शुरू करी जाए आज की धांसू वाली पढ़ाई। बहुत बहुत बढ़िया, अनामिका ठाकुर, अपर्णा, सौम्या, दीप, बहुत बढ़िया, आसिफ, बहुत बढ़िया, नफीशा, अंजुम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलो भाई शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? फटाफट से मुझे क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो ना भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। तो चलो भाई सब लोग बिल्कुल तैयार है पढ़ाई के लिए, धांसू वाली पढ़ाई शुरू करते हैं। वो पहला सबसे पहला मन में क्वेश्चन यही उठ रहा है, सर आप केमिस्ट्री के टीचर हो सर, आप पूरे साल हमें केमिस्ट्री पढ़ाओगे, बट सर सबसे पहले तो यही बताओ ना होती क्या है केमिस्ट्री। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे भाई। मैं तो बिल्कुल ये मान रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, मैं ये मान के चल रहा हूं आप 8वीं पास हो, 10वीं पास भी नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं आप 8वीं पास हो। मैं बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा और अल्टीमेट लेवल तक फिर हम जाएंगे, जिससे जेई एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चन ये चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, बिल्कुल तैयार, पूरा फोकस यहां, पढ़ाई शुरू, ठीक है। सर केमिस्ट्री होती क्या है, आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे, है क्या केमिस्ट्री? तो चलो आप लोग मुझे अब एक चीज बताओ, मैटर क्या होता है? मैटर सुना है ना बचपन से, अरे 5वीं 6ठी क्लास से सुना है मैटर क्या होता है। क्या होता है मैटर बताओ? हाँ सर डेफिनेशन याद है सर। सर हम तो सब कुछ याद करते हैं मेरे बेटा, नीट याद करने से नहीं निकलता, केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री याद करने से नहीं होती मेरे बेटा। तो चलो अब हम बताते हैं। आपने मैटर सुना है, हाँ सर डेफिनेशन याद है, सर याद है डेफिनेशन, मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मतलब मैं समझाता हूं, मेरे हाथ में ये मार्कर है, दिख रहा है मेरे बेटा, ये मार्कर दिख रहा है, हाँ सर ये मार्कर दिख रहा है, इसका कुछ वजन है ना, अरे हाँ सर इसका कुछ वजन है, और ये कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा है ना, हाँ सर ये कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा है, तो ये मैटर है। दुनिया में कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है और वो जगह घेर रहा है, वॉल्यूम घेर रहा है, उसको हम मैटर बोलते हैं। अच्छा ये मार्कर मैटर है, हाँ। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके आगे लैपटॉप रखा हुआ है, सुनना मोबाइल में कुछ वजन है ना, अरे मोबाइल में कुछ वजन है ना, हाँ वॉल्यूम भी घेर रहा है, मोबाइल भी मैटर है। आपका डीवी ब्रो भी मैटर है, मेरा कुछ वजन है ना, और देख मैं वॉल्यूम भी घेर रहा हूं, मैं भी मैटर हूं। तो दुनिया में जो भी चीज दिख रही है वो सब मैटर है, सब मैटर ही है जी। और जो नहीं भी दिख रहा है वो भी मैटर है। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे? एयर, एयर किसकी बनी हुई है? लगभग लगभग 80% नाइट्रोजन, लगभग 20% ऑक्सीजन। तो बेटा O2 और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है तो उनका कुछ वजन होगा ना, अरे हाँ। तो एयर का भी वजन होता है, और एयर भी तो वॉल्यूम घेर रही है ना,
तो एयर भी मैटर है। तो दुनिया में कोई भी चीज जो दिख रही है नहीं दिख रही है सब मैटर है भैया। बोल समझ में आ गया? क्लियर हो गया मैटर क्या है ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो चलो इसी को अंग्रेजी में लिख लेते हैं। समझ में आ गया मैटर क्या होता है? चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा साथ साथ नहीं लिखना, बस चीजों को समझना है। मैं जो जो समझाऊंगा एक एक पॉइंट आपको बेटा लिखा होगा। धांसू वाले नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल एआई जैसे नोट्स मिलेंगे, एआई से भी बढ़िया नोट्स मिलने हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई सबसे पहली चीज क्लियर हो गई। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। एनीथिंग विच हैज सम मास, एनीथिंग विच हैज सम मास, which has some mass and occupies some space, has some mass and occupies some space। बहुत बढ़िया सर जी, occupies some space। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, इतनी सी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब मैटर जो है, मैटर समझ में आया सर? मैटर क्यों कराया सर? आप तो इस चीज का जवाब दे रहे थे ना कि केमिस्ट्री क्या है, तो सर ये फिर ये मैटर कहां से आ गया? आपने मैटर क्यों बताया? तो सुनो, मैटर की ही डिटेल्ड पढ़ाई को केमिस्ट्री बोलते हैं। मैटर के बारे में सब कुछ जानना, मैटर की सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल्ड पढ़ाई को ही केमिस्ट्री बोलते हैं। ये मैटर है ना मार्कर, हाँ, तो ये मार्कर किस चीज का बना है, किन पार्टिकल्स का बना है या किस चीज का बना है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी पढ़ाई केमिस्ट्री है। मैं भी मैटर हूं ना, मैं किस चीज का बना हूं, मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उन चीजों की, ये सारी पढ़ाई मेरे बच्चे केमिस्ट्री कहलाती है। तो कोई आज के बाद पूछे व्हाट इज केमिस्ट्री, समझ में आ गया? केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो इसको भी अपन लिखवा देते हैं। ठीक है सर, केमिस्ट्री समझ में आ गया सर। आपने मैटर के बारे में इतना क्यों बोला, अब समझ में आया सर। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर, डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर की सारी प्रॉपर्टीज की पढ़ाई भी केमिस्ट्री होती है। बहुत बढ़िया। तो चलो अभी तक हमने 2 पॉइंट सीखे हैं, अभी तक हमने 2 पॉइंट सीखे हैं। और क्या है वो 2 पॉइंट? मैटर क्या है सर? मैटर है कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है और वॉल्यूम घेर रहा है। केमिस्ट्री क्या है सर? मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई है। तो अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर को पढ़ना पड़ेगा। यस, और मैटर को सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लेन करने का किसने प्रयास किया? किसने प्रयास किया? बच्चा कह रहा है सर अभी तो आप ही करते हुए दिख रहे हो प्रयास। अरे मैं तो जो पहले डिस्कवरी हो गई साइंटिस्टों के द्वारा उनको बस बता रहा हूं। वो कह रहा है सर आपने प्रयास किया सर मैटर को एक्सप्लेन करने का। अरे पहले और लोगों ने किया था, मैं तो बस उसको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है, तो भाई बेटा केमिस्ट्री किसकी पढ़ाई है? मैटर की। अगर केमिस्ट्री को पढ़ना है तो मैटर के बारे में समझना पड़ेगा। और मैटर को सबसे पहले लॉजिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। हाँ बेटा, जॉन डाल्टन, डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने मैटर को लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। किसके जरिए? अपनी एक थ्योरी, और उस थ्योरी को बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके सर जी। तो डाल्टन ट्राइड टू एक्सप्लेन मैटर, उसने मैटर को समझने की कोशिश करी। तो बेटा ट्राइड टू एक्सप्लेन मैटर लॉजिकली। ठीक है ना? हाँ, इसने सबसे पहले बहुत अच्छे से मैटर को एक्सप्लेन किया। पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही हो गई। शुरुआत में लोगों ने बोला वाह डाल्टन, आपने मैटर के बारे में कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताई। दुनिया इसकी फैन हो गई। चलो अब सर किस बात पे ऐसा इसने मैटर के बारे में क्या बता दिया सर जो और लोगों के दिमाग में नहीं आया? तो चल अब देखते हैं डाल्टन ने मैटर को कैसे एक्सप्लेन किया। सबसे पहली चीज अब मैं कराने जा रहा हूं जिससे मेरे बेटा नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनना। डाल्टन ने मैटर को एक्सप्लेन किया।
अपनी थ्योरी के जरिए, और उस थ्योरी को हम जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। ओके सर जी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है सर? इससे सर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है सर कई बार। हाँ मेरे बेटा, हर ऑल्टरनेट ईयर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन आता है। इसकी एक एक स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में समा लेना। अरे और मैं घुसा दूंगा ना तेरी आत्मा में, क्यों टेंशन ले रहा है मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, इसके जरिए इसने मैटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। कैसे करी? तो चलो करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है? ये देखो, रौनक शुक्ला जी कह रहे हैं अरे मैटर हो गया सर, मैटर। अरे भैया, इससे अच्छा मैटर क्या होगा? यही तो असली मैटर है, जीवन की सच्चाई यही है, क्योंकि हर चीज बनी है मैटर की, और मैटर को एक्सप्लेन करता है डाल्टन। तो डाल्टन दुनिया की समझ है, बहुत बड़ा ऋषि मुनि है, इसे दुनिया की समझ है। तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है मैटर के बारे में, करें शुरू? ठीक है सर। तो डाल्टन ने बोला, लोग भाई बड़े परेशान थे, ये दुनिया में हर चीज किस चीज की बनी है भाई, ये मैटर क्या है, किस चीज की बनी है? तो इसने बोला कि जो भी मैटर होता है ना दुनिया में, जो भी आप देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो, इसने बोला कोई भी जो मैटर है वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स को इसने नाम दिया एटम। इसने बोला दुनिया में हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है, और उन पार्टिकल्स को इसने नाम दिया एटम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अनुसार ये मार्कर भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है, उनको नाम दिया एटम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मैं भी छोटे 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 पार्टिकल एटम्स का बना हूं। डाल्टन के अनुसार आप भी छोटे छोटे पार्टिकल एटम्स के बने हो हैं। तो इसने बोला दुनिया में हर चीज एटम की बनी हुई है। हाँ, तो लोगों ने पूछा ठीक है यार, ये एटम हमें दिखते तो नहीं, तो ये कितने छोटे हैं पार्टिकल, कितने छोटे हैं ये पार्टिकल? इसने बोला अरे इतने छोटे हैं, अब समझना। डाल्टन ने बोला ये इतने छोटे होते हैं एटम कि एक एटम तो छोड़ो, मैं 10 लाख एटम भी अगर एक साथ चिपका के रख दूं तब भी अपनी आंख से नहीं देख सकते। समझ, मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं, फिर जो टेक्निकल भाषा है, किताबी भाषा भी मैं लिखवाऊंगा, बट मैं आपकी, ताकि आपको एटम का आइडिया हो जाए। डाल्टन ने क्या बोला, मेरे साथ समराइज करो। डाल्टन ने बोला दुनिया में हर चीज एटम की बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ये। लोगों ने बोला कितने छोटे? इसने बोला अरे इतने छोटे कि एक एटम तो क्या, मैं 10 लाख एटम भी अगर चिपका के रख दूंगा तब भी आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं एटम। मतलब कि एटम से छोटा दुनिया में कुछ नहीं होता। तो बेटा अभी तक मैंने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, इसके 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट देख अब मैं लिखवा देता हूं, दिल थाम के बैठियो। पहला पॉइंट डाल्टन ने क्या बोला, जो भी मैटर है ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल एटम्स का बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, कितना छोटा होता है एटम? इसने बोला एटम इतना छोटा होता है कि उससे दुनिया में और कुछ छोटा हो ही नहीं सकता। एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम को और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। एटम मैटर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है। ये किसने बोला? ये डाल्टन ने बोला। दोनों पॉइंट लिखवा देता हूं अंग्रेजी में। तो डाल्टन प्रपोज दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर कंसिस्ट ऑफ, दुनिया में हर चीज छोटे छोटे एटम्स की बनी हुई है। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, very small particles called atoms. Okay sir, very small particles called atoms. Okay, तो लोगों ने बोला अच्छा हर चीज एटम की बनी हुई है। हाँ, इसने बोला और छोटे छोटे पार्टिकल है, तो कितने छोटे हैं? इसने बोला इतने छोटे हैं कि एटम से छोटा कुछ इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। डाल्टन ने बोला हाँ, एटम्स आर सो स्मॉल, एटम्स आर सो स्मॉल दैट, देख रहा है लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, फिर इसने बोला भी छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। इन्होंने पूछा कितने छोटे? इसने बोला इतने छोटे कि और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फर्दर, दैट दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, मतलब और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसी को अंग्रेजी में लिखने का दूसरा तरीका है कि एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब एटम्स को और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हम। एटम्स आर इनडिविजिबल, और डिवाइड नहीं कर सकते हम छोटे हिस्सों में। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया तो फटाक से मुझे अंगूठे दे दो।
ये देखो, एक बच्चा है नफू मिर्जा करके, नफू मिर्जा कह रहा है ये तो एआई लग रहे हैं सर। हाँ मैं एआई हूं, एआई हूं मैं एआई हूं। चलो देखो क्या लिख रहा है, सर तो एआई लग रहे हैं। पगलू। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा इतनी चीज क्लियर हो गई कि एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। बट बाद में इस पॉइंट की धज्जियां उड़ गई थी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बट हाँ डाल्टन के समय तक हमें इतना ही पता था, पूरी दुनिया इसी की इतना बोलने पे ही इसकी इसकी जय जयकार करने लगी थी। हाँ बाद में इसकी धज्जियां उड़ गई थी क्योंकि हमें बाद में पता लगा एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज नहीं है, एटम में और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो बाद में धज्जियां उड़ी। बट उस समय तक डाल्टन की जय जयकार हुई इतना बोलने मात्र पर। बहुत बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है सर। हाँ तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लोगों ने बोला ठीक है भाई हर चीज एटम की बनी है, एटम बहुत छोटा है, दुनिया में उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, मान ली बात। तो उन्होंने बोला तो एटम को ऐसा नहीं हम पीस के खत्म कर दें या एटम में आग लगा दें तो एटम उड़ जाए, मतलब गायब हो जाए एटम, मतलब एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? इसने बोला ना 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 ना, आत्मा अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुता। Atom is indivisible, atom indestructible, atom can neither be created nor destroyed। ब्रह्मांड में जो भगवान जी ने एटम बना दिया वो आदि अनादि काल तक रहेगा। एटम इज indestructible, atom can neither be created nor destroyed। ओहो, atom can neither be created nor destroyed, can neither be created नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को खत्म नहीं किया जा सकता। ओके वही वाली बात हो गई है। तो आत्मा अजर अमर है, एटम अजर अमर है। हाँ बट बाद में इसकी भी धज्जियां उड़ गई हैं। हाँ बेटा एटम बम में पता है ना क्या होता है? एटम बम में, एटम बम में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आइंस्टाइन की तुमने ये इक्वेशन देखी होगी, E इक्वल mc स्क्वायर। हाँ मास एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये बहुत बाद में आया। हाँ तो एटम को हम एनर्जी में कन्वर्ट, एटम मास है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करके एटम खत्म होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ये बाद में पता लगा। तो ये भी इसका बाद में ड्रॉबैक आया। ओके शुरुआत में नहीं, शुरू में तो इतना बोलने पर पूरी दुनिया जिंदाबाद डाल्टन जिंदाबाद करने लगी, अज्ञान थे तब लोग। बट हाँ हिस्ट्री जैसे जैसे एटम की डेवलप हुई मैं वैसे वैसे बता रहा हूं। बट हाँ ये सब ड्रॉबैक भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला पॉइंट कब फेल हुआ? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये वाला पॉइंट कब फेल हुआ? जब पता लगा कि मास जो एटम है वो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है एटम। ओके बहुत बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में? हाँ सर जी आ गई बात समझ में। फिर अगला, फिर लोगों ने एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। बेटा इसको तो बहुत ध्यान से, पूरा फोकस मेरी बातों पे कर दे मेरे बेटा, इस पॉइंट को तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना है। अब लोगों ने बोला, बहुत लॉजिकल पॉइंट बोला, अब सब लोग सुनते जाना। क्या लॉजिकल पॉइंट बोला लोगों ने? यार डाल्टन सुनो बहुत ध्यान से, मजा आने वाला है, मजा, पूरा फोकस यहां। लोगों ने बोला डाल्टन आप कह रहे हो कि ये मार्कर भी एटम का बना है? हाँ डाल्टन आप कह रहे हो ये दीपक वशिष्ठ भी, डीवी ब्रो भी एटम का बना है? तो लोगों ने बोला जब ये भी सेम चीज का बना है एटम का, ये भी सेम चीज का बना है एटम का, तो ये दिखने में दोनों एक जैसे क्यों नहीं है? ये काला काला इतना ठोस है ना, बिल्कुल हार्ड, और ये पीला पीला और सॉफ्ट क्यों है? भाई डाल्टन जब ये भी एटम का बना है, ये भी एटम का बना है, तो एक जैसा क्यों नहीं दिख रहा? तो डाल्टन ने बोला, अरे पगलू, डाल्टन ने बोला कि अरे ये भी एटम का बना है, बात सही है, ये भी एटम का बना है, बात सही है, बट बोला इसमें जो एटम है वो अलग प्रकार के हैं, इसमें जो एटम है वो अलग प्रकार के हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। जैसे गोल्ड कैसा लगता है? पीला पीला चमकीला। कोयला, कार्बन, कार्बन कैसा लगता है? काला काला डल। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन गोल्ड भी एटम का बना है, कार्बन भी, कोयला भी एटम का बना है। बट डाल्टन के अनुसार गोल्ड के एटम अलग प्रकार के हैं गोल्ड में, और कार्बन में कोयले में जो एटम है वो अलग प्रकार के हैं। बोलो आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? बहुत बहुत बढ़िया। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इसीलिए दुनिया में हर चीज अलग अलग दिखती है, हर एलिमेंट अलग अलग दिखता है। चांदी अलग दिखता है, सिल्वर सफेद सफेद चमकीला,
गोल्ड दिखता है पीला पीला, क्योंकि गोल्ड के एटम अलग प्रकार के एटम है, चांदी में अलग प्रकार के एटम है। अलग अलग कैसे होते हैं? साइज का डिफरेंस, कि एटम गोल्ड के अलग साइज के हैं, चांदी के अलग साइज के एटम है। ओके, उनके वेट का फर्क, गोल्ड के एटम का वजन अलग है, चांदी के एटम्स का वजन अलग है। कोई छोटे एटम है किसी में बड़े एटम, तो ये डिफरेंस होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ different types of atom. Different elements consist of different types of atoms. अब समझ में आ गया अलग अलग एलिमेंट अलग अलग क्यों दिखते हैं, जबकि बना हर चीज एटम का ही है। बहुत बहुत बढ़िया। अब सब लोग अगला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना? हाँ चलो, अब सब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? सुन लो। अब एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो। अरे मेरे बेटा, स्पीड तो इतनी भयानक हो जाएगी ना, मतलब तू भी याद रखेगा। बट मेरे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं होता, तो हमें बिल्कुल ये मान के करा रहा हूं, तू टेंशन मत ले। अभी ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जो जिंदगी में सुनी नहीं होंगी कभी आपने। बट मुझे पढ़ाने देना, मुझे बिल्कुल बेसिक से उठाने दे। मैं हर पॉइंट बता रहा हूं, और उस पॉइंट का तोड़ क्या है, कहां पे ये फिर बाद में वैलिड क्यों नहीं रहा, वो भी मैं बता रहा हूं। अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट ये होता है कि जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे गोल्ड। अब ध्यान से सुनियो, गोल्ड, गोल्ड ऊपर से भी देख पीला पीला, उसको बीच में से काट दे तो बेटा अंदर से भी गोल्ड लगेगा पीला पीला, और गोल्ड को फिर से काट दे तो को हर जगह से गोल्ड एक जैसा लगेगा पीला पीला। क्यों? क्योंकि गोल्ड में हर जगह अंदर बाहर ऊपर नीचे गोल्ड में सारे एटम एक जैसे हैं, तो गोल्ड को तू कहीं से भी देख वो एक ही जैसा दिखेगा। कहने का तात्पर्य एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है उसमें सारे एटम एक ही जैसे होते हैं। ओके, जैसे सिल्वर है, सिल्वर कैसा लगता है? सिल्वर लगता है ऐसा सफेद सफेद चमकीला, तो उसको कहीं से भी काट ले, कहीं से भी देख, चांद सिल्वर एक जैसा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर में सारे एटम एक ही जैसे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एटम एक जैसे होते हैं। बोलो आ गई बात समझ में? हां सर। अ पर्टिकुलर एलिमेंट, अ पर्टिकुलर एलिमेंट, बहुत बढ़िया। अ पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम, कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है सर, आ गई इतनी सी बात समझ में? बोलो क्लियर हो गया मेरे बेटा जी को? बहुत बहुत बढ़िया। अब लोगों ने बोला, सब लोग अब ध्यान से देखना, ठीक है सर, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एटम एक ही जैसे होते हैं। तो लोगों ने बोला तो सर क्या ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में चिपकते नहीं है क्या, आपस में कंबाइन नहीं करते क्या? तो सुनो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मेरे बेटा आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। फिर से सुनो, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड। ओके, जैसे समझा देता हूं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से चिपककर एक कंपाउंड बनाया H2O, वाटर, जल, नीर, पानी। ओके सर, ठीक है सर। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में चिपककर कंपाउंड बनाते हैं, बट वो चिपकते कैसे हैं? वो हमेशा चिपकते हैं होल नंबर रेशियो में। होल नंबर रेशियो, होल नंबर क्या होता है? हाँ, 0 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन में नहीं। मतलब ये देख यहां पे क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से चिपक रहा है, होल नंबर रेशियो में चिपक रहे हैं, कभी फ्रैक्शन में नहीं चिपकेंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका 1.5 एटम इसके 2.25 एटम से चिपक गया, ना ना, इसका 4.25 एटम इसके 2.5 एटम से चिपक गया। फ्रैक्शन में नहीं चिपकते, होल नंबर रेशियो में चिपकते हैं हमेशा। जैसे CO2, इसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम से चिपक के एक कंपाउंड बना रहा है CO2। तो देख होल नंबर रेशियो में चिपके मेरे बेटा। बोलो क्लियर हो गया मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जो मैं लिख रहा हूं वो लिखना है। एक बच्चा पूछ रहा है सर जो आप लिख रहे हो क्या वो लिखना है? क्यों नहीं लिखोगे? तो ले, ये छठा और अंतिम पॉइंट बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अब दिल थाम के बैठना। तो छठा पॉइंट को क्या है? डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में चिपक के कंपाउंड बनाते हैं, बट वो हमेशा होल नंबर रेशियो में चिपकते हैं। ओके सर, क्लियर हो गया। तो डिफरेंट एटम्स of different elements do combine, different atoms of
अब इसी को जो समझाया है ना, इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डू कंबाइन, एलिमेंट्स डू कंबाइन विद ईच अदर, डू कंबाइन विद ईच अदर, डू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, टू फॉर्म कंपाउंड्स। हाँ, बट वो कैसे चिपकते हैं, ध्यान रखियो, होल नंबर रेशियो में, ऐसा बोला। बट दे डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो, बट दे डू सो इन देयर, हमेशा होल नंबर रेशियो में चिपकेंगे, बट दे डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो, इन देयर होल नंबर रेशियो। मेरे बेटा ये पॉइंट है, ये 6 पॉइंट हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। हर ऑल्टरनेट ईयर में नीट में इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब मेरे बच्चे इसके अलावा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने कुछ नहीं बोला। अब इसके ऊपर नीट में कैसे क्वेश्चन आया, करने के लिए तैयार? जल्दी से बोलो, क्वेश्चन करने के लिए तैयार? तो चलो करते हैं मेरे बेटा इस पे क्वेश्चन। बोलो, पूरी थ्योरी आत्मा में समा गई? आओ एक बार मैं डाउनलोड कर देता हूं एक एक पॉइंट। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम इतने छोटे होते हैं कि दुनिया में और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं। हाँ बिल्कुल, और डिफरेंट किस वजह से होते हैं? एटॉमिक वेट्स की वजह से। वेट अलग अलग होते हैं एटम्स के। ओ, गोल्ड के एटम का वेट अलग, सिल्वर के एटम का वेट अलग। ओके, अलग अलग प्रकार के एटम। ओके सर, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एटम एक जैसे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, बट दे ऑलवेज डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो में चिपकते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अगर आत्मा में समा गई तो सारे लोग यहां पे फटाक से मुझे क्या करेंगे? मुझे क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो। कम ऑन, कम ऑन। यस, रिया गुप्ता, जल्दी से बता दो मेरे बेटा। अब लोकेश सैनी जी कह रहे सर हिंदी में नहीं लिखोगे क्या? बेटा हिंदी में बोल तो रहा हूं, और सारी चीजों का तो मतलब पता है। हिंदी वाला भी बच्चा पूरा सीख ही जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया। यस, क्लोरोफिल वाले दिलों की हो चुकी है धांसू वाली बौछार। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलो अभी तक कितना पढ़ा है और समराइज करें, टोटल समराइज करें। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री क्या होती है? भाई मैटर है कोई भी चीज जिसका वजन है और वो वॉल्यूम घेर रहा है। ठीक है, मैटर समझ में आया। मैटर की ही डिटेल्ड पढ़ाई को केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो पहले मैटर को समझना पड़ेगा। मैटर को सबसे पहले लॉजिकली एक्सप्लेन किया डाल्टन ने, और डाल्टन ने ये सारे पॉइंट बोले मैटर के बारे में। हाँ, तो चलो अब इतनी सी बात के ऊपर नीट में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मेरे बेटा दिल थाम के बैठेंगे, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। कम ऑन, कम ऑन। मैं अपने बच्चों से पूछने जा रहा हूं, आ रहा है पोल, मेरे पूरे 13.5 करोड़ बच्चे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो यस, विच इज नॉट अ बेसिक पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? कौन सा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट नहीं है? नहीं है। इसको ध्यान से देखना बेटा, यही गलतियां करते हो आप। विच इज नॉट अ बेसिक पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? कौन 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 जल्दी से बताएंगे? बहुत बढ़िया, कम। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। Different elements have different types of atom. Atoms of an element may be different due to presence of isotopes. Each element is composed of extremely small. चलो जल्दी से बताएंगे। मैंने नहीं बताना, पोल शुरू कर दिया है मैंने, सब लोग पोल करेंगे मेरे बच्चे। कम ऑन, कम ऑन। कौन सा पॉइंट नहीं है तो जल्दी से बता दो मुझे। कम ऑन, कम ऑन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। Which is not a basic postulate of Dalton's atomic theory. Atoms are neither created nor destroyed. ये तो है, ये है, इसमें वो ढूंढना है जो नहीं है। ये तो है, एटम आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। सही बात है, अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग टाइप के एटम। ये भी है, ये भी डाल्टन का पॉइंट है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम अलग अलग हो सकते हैं। नहीं, इसने तो बोला था एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। ऐसा तो, और आइसोटोप का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। अजी ये नहीं है, ये नहीं है। आइसोटोप का कहीं जिक्र हुआ है डाल्टन के? उसमें नहीं हुआ है सर। ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सही बात है, हर एलिमेंट एटम का बना हुआ है, ये भी सही है। तो थर्ड इज नॉट द। बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों ने वेरी गुड,
ये देखो सारे सिलेक्शन बता रहा हूं अभी मेरे बेटा, ये पूरे के पूरे 18-19 हजार 20 हजार बच्चे देख रहे हो। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चों, ग्रेट। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हर ऑल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, फोड़ देगा मेरा बच्चा। शाबाश बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस एक एक चीज को ध्यान से सुनना होता है अपन को। ठीक है सर, अब चलो, अब एक छोटी सी चीज और कराते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बस करते चलो। ठीक है सर, केमिस्ट्री मैटर की पढ़ाई है। मैटर के बारे में कुछ कुछ डाल्टन ने बोला सर हमारी आत्मा में डाउनलोड हो चुका है, तो सर मैटर के बारे में कुछ और बताओ ना। मैटर होता क्या है ये समझ में आ गया, किसका बना है ये भी समझ में आ गया, बट मैटर कितने प्रकार का होता है, तो बेटा ध्यान रखना, पूरा फोकस यहां, पेन पेंसिल रख दो। ये मानो कि मैं स्क्रीन से बाहर आके तुम्हारे टेबल पे बैठ गया हूं। अब एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो चारपाई पे बैठा हुआ हूं, अरे तो मान लेना मैं चारपाई पे बैठ गया स्क्रीन से निकल के। ठीक है सर, ठीक है भाई, तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। तो वही क्वेश्चन ये उठता है सर मैटर कितने प्रकार का होता है, तो ब्रॉडली मेरे बेटा मैटर 3 प्रकार का होता है। हैं सर हमने तो 5 प्रकार का पढ़ा है सर, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब कुछ थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कहेंगे सर प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी तो सर स्टेट ऑफ मैटर है। नहीं मेरे बेटा, ब्रॉडली अगर देखें तो आपका मैटर 3 प्रकार का होता है। जो ये प्लाज्मा और कंडेंसेट है ये गैस के ही मॉडिफाइड फॉर्म है। गैस को जब बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, जैसे कि सन में, बेटा सन में हीलियम गैस है ना, हाइड्रोजन हीलियम गैस, हाँ सर, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो गैस बहुत हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा के रूप में एग्जिस्ट करती है। ओ, जब गैस को ही बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाते हो तो वही कंडेंसेट के रूप में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो हमारी पृथ्वी पर बेटा जो मैटर है वो ब्रॉडली 3 ही प्रकार का है। अच्छा सर, जनरली, बहुत बढ़िया, तो मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स, मैटर इज ऑफ, अब किस आधार पे, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन देख लेंगे। तो मैटर कितने प्रकार का होता है मेरे बच्चों, मैटर 3 प्रकार का होता है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कैसा कैसा वो अपन कर लेते हैं। मैटर 3 प्रकार का होता है और वो सारा आप लोग देख लेना। ठीक है सर, मैटर 3 प्रकार का होता है, डिफरेंस क्या है वो भी मैं अपने बच्चों को बता दूंगा। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। तो कौन कौन सा, तो जल्दी बोलो बेटा, एक होता है सॉलिड, अच्छा, एक बेटा लिक्विड, ओके सर, और एक होता है मेरे बच्चों गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके सर, तो सर फर्क क्या है, सर मैटर तो एटम का बना हुआ है, सब चीज तो एटम की बनी है, तो सर फर्क क्या है इनके अंदर सर, हाँ बनी हर चीज एटम की है। सॉलिड्स में मेरे बेटा क्या होता है, अब ध्यान से देखना, सारा फर्क किसका है, कि जो भी मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो भी मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मैं उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मान ली ऐसे दिखा रहा हूं गोल गोल स्फीयर के रूप में, तो उनमें आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मेरे बेटा बिल्कुल पास पास रहते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इनमें आपस में बहुत प्रेम है, एक दूसरे को दूर जाने नहीं दे रहे। ये इतना ज्यादा बेटा, इतना ज्यादा ऑब्सेसिव प्रेम है कि हिलने भी नहीं दे रहे एक दूसरे को। तो अगर एक दूसरे को हिलने भी नहीं दे रहे तो मेरे बेटा कोई एटम अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, तो इसकी वजह से इसका शेप और साइज चेंज नहीं होता। तो दो इसके मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सॉलिड्स में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा की वजह से पार्टिकल अपनी पोजीशन से हिल नहीं पाते, शेप और साइज भी फिक्स होता है। तो यस, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, हाँ वेरी लार्ज है ना, हाँ लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, large force of attraction between constituent particles, large force of attraction between constituent। अरे बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं मेरे बेटा, किसी को अगर आ रहा हो ना तो ज्यादा वो मत होइयो, अभी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो नहीं आएंगी आपको जो नहीं आएंगी, जो आपने कहीं पहले सुना भी नहीं होगा, सब कुछ आने वाला है, टेंशन मत। मोल, मोल में अटकता था ना, मोल ऐसे मक्खन जैसा हो जाना है, बस वेट तो कर, सब वहीं तक आ रहे हैं मेरे बेटा। ठीक है ना, हाँ अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। हाँ
तो सब लोग अब सुनते जाना। लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। तो मेरे बेटा, और क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल हिल नहीं पाते, आपका फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है। ठीक है सर, फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है। ओके सर, आ गई बात समझ में। ठीक है भाई, अब लिक्विड्स में क्या होता है जल्दी से बताएंगे। लिक्विड्स में क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो सर। लिक्विड्स में क्या होता है, सुनो। आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, बट बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। इतना होता है कि ये बनते टूटते रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, कभी हल्के से लग गए फिर से टूट गया, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। अच्छा सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होते हैं बट बनते टूटते रहते हैं, तो हल्का सा कम होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा स्पेस रहता है बीच में, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते टूटते रहते हैं। अगर मान ले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया तो ये एटम अपनी जगह से हिल जाएगा, पार्टिकल अगर अपनी जगह से हिल गया तो इसी वजह से इनका शेप चेंज होती रहती है, लिक्विड्स की शेप चेंज होती है। तो यस, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस मेरे बच्चों को पता है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत बहुत बढ़िया। और जिसकी वजह से क्या होता है मेरे बेटा, शेप वेप चेंज होती रहती हैं, नो फिक्स्ड शेप। ओके, वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स रहता है ना। हाँ, नो फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स नहीं होती, हाँ बट फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है इसमें, फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके ओके, इसमें वॉल्यूम भी फिक्स और शेप भी फिक्स, इसमें शेप फिक्स नहीं होगी, क्यों? पार्टिकल का अट्रैक्शन टूटा, पार्टिकल अपनी जगह से चला गया तो इसकी शेप बिगड़ती रहती है, बट हाँ वॉल्यूम फिक्स रहता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस उतने ज्यादा नहीं होते कि हम इनको और ज्यादा पास पास ला पाए, तो कंप्रेसिबल नहीं होते जनरली लिक्विड। ओके सर, और गैसेज में तो हम मानते हैं कि ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मेरे बेटा, वेरी लेस या नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटर एटॉमिक स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस इस स्लाइड के बाद ऐसी चीज एक आने वाली है जिसने तुम्हें हमेशा बेटा रुलाया है। आज तुम बहुत जबरदस्त चीज एक सीखने जा रहे हो बेटा, आपने वो चीज कभी नहीं करी होगी, सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, है ना। हाँ, तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है, पार्टिकल बहुत दूर दूर है, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है तो हम इनको ना ऐसे प्रेशर लगा के कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये कंप्रेसिबल होते हैं बहुत ज्यादा। और कोई फिक्स शेप नहीं है ना, वॉल्यूम फिक्स है, जिस बर्तन में डालोगे उसी का पूरा वॉल्यूम घेर लेंगे ये पार्टिकल, क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं है ना आपस में, जब पूरे पूरे एरिया में फैल जाते हैं, पूरे वॉल्यूम में। ओके, तो इसमें नो फिक्स्ड शेप, साइज, है ना, और वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम, कुछ फिक्स नहीं होता। ओके सर, जिस बर्तन में डालोगे उसका पूरा वॉल्यूम घेर लेते हैं, पूरे बर्तन में फैल जाते हैं, तो ये होता है। और बेटा ये कंप्रेसिबल है, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है, तो बेटा इनको हम पास पास ला सकते हैं प्रेशर लगा के। के सर जी, तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें थी, तो मैटर का पता लग गया ब्रॉडली ये है, तीनों में फर्क इस चीज का है, बस इस पे फटाक से क्वेश्चन करो। उसके बाद एक ऐसी चीज आने वाली है जो बेटा आप हमेशा से रटते आए हो बट कभी समझ में नहीं आई। बोलो करें शुरू, आर यू गाइज रेडी? तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना, बट इन वाली चीज पर भी कुछ क्वेश्चन बेटा कभी कभी आए हुए हैं, तो फटाक से मुझे 2-3 क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से। कम ऑन कम ऑन, अब मजा आने वाला है, जल्दी करो, क्योंकि बेसिक्स के कराना है तो बेटा मैं तो बिल्कुल ये मान के कराऊंगा ना कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अब वो चीज आएगी जिसने हमेशा नाक में दम किया है तुम्हारे, ठीक है, अब वो बिल्कुल क्लियर होना है। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। नजमा खातून, यशस्वी गुप्ता, बहुत बढ़िया। चलो अब इसका बेटा आंसर कर देंगे सब लोग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, करेक्ट पूछ रहा है। ओके, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, गैसेस हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट, यार ये भी सही है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती लिक्विड में, गैसेस में नीदर वॉल्यूम नो शेप, ये भी सही है यार, फिर तो 3 मस्ट बी द राइट आंसर। और बहुत बढ़िया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों,
ये देखो 99.34%। वाह भाई, तुम तो 99 से नीचे नहीं मार रहे, खुश हो रहे हो हैं? अभी सर शुरुआती चीजें, बेसिक इंट्रोडक्टरी चीजें 99 ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। बट आगे भी आएंगे, टेंशन में, बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चनों में भी मेरे बेटा ये होएगा। चलो जल्दी बताओ, कम ऑन, इसका आंसर करेंगे, कम ऑन जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे सब बच्चे। The gases are highly compressible because gases are highly compressible। देख मेरी क्लास की एक एक स्टेटमेंट से तेरे ये रीजन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने बताया था, याद कर अभी, कि गैसेस कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि अट्रैक्शन है नहीं, पार्टिकल दूर दूर है, तो बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो हम प्रेशर लगा के उनको और पास पास ला सकते हैं। देख मेरी एक एक स्टेटमेंट से आंसर बन के आ जाता है मेरे बेटा, इसलिए क्लास में समझना जरूरी है। गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। ओके, मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, molecular force of attraction, separation between molecule is very large, separating force is strong। come on come on come on, और जल्दी से बता दो कंप्रेसिबल क्यों है। मैंने बताया था क्लास में मेरे बेटा, कंप्रेसिबल क्यों है, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, मैंने बताया था ना। कंप्रेसिबल का मतलब क्या है, पार्टिकल गैस के दूर दूर है। ओ तो यस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो मैं अगर दबाऊं, सोच, तो मेरे बेटा ये पास पास आ सकते हैं ना। अरे हाँ सर, यस, इसीलिए सर, इसीलिए कंप्रेस कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस दबा दिया, तो यस इसलिए कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा है, सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज, इस वजह से कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड को नहीं कंप्रेस कर सकते ना अपन, क्योंकि सॉलिड में तो ऑलरेडी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो कहां दबाएगा, तो इनको नहीं दबा सकता ना। अगर दूर दूर है पार्टिकल, अब तू कंप्रेस करके इनको दबा सकता है मेरे बेटा, तो इसका ये रीजन है। ओके सर, 3 मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोलो, ये देखो कर गए ना गलतू, अरे कर गए ना गलतू। तो कंप्रेसिबल, इस मैंने रीजन दिया था, ना, मैंने बोला था ना, पार्टिकल दूर दूर है, प्रेशर लगाएंगे तो पास पास आ जाएंगे, तो कंप्रेस हो गए ना। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे बेटा, मैंने नहीं करना, मेरे बच्चे ने करना है। हाँ कम ऑन, अब सब लोग जल्दी से बताएंगे, मैंने नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड मैंने बताया ना क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, बताया ना, अरे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया ना। हाँ सर जी सही कह रहे हो सर। तो चलो, कह रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है मेरे बेटा, इनकरेक्ट। अरे बहुत मजेदार है सब कुछ, पढ़ाई तो बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार, केमिस्ट्री बड़ी मजेदार है। तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, क्या है इसका आंसर सब लोग बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ओ चलो अब आपने बताना है, सोच लिया होगा, तुक्का नहीं मारना। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट गलत कौन सा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सही बात है, बताया था ना अभी, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। और H2O कहलाएगा, है ना, H2O इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूल है H2O। अच्छा यस, कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है, ये बिल्कुल सही है। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ओके, फिजिकल मेथड लाइक इवेपोरेशन। मान ले, क्या H2O को तुम अलग अलग उनमें कम वो कर सकते हो, एलिमेंट्स में H2 और O2 में, क्या ऐसे तोड़ सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड क्या हो गए, लाइक क्रशिंग, बॉइलिंग। ओके, आपने इसको बॉइल किया मेरे बेटा, H2O लिक्विड होता है, अगर आपने बॉइल किया फिजिकल मेथड, H2O गैस बन जाएगा, बॉइल करने से H2O2 में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये भी सही है। A compound cannot be separated into constituent। ऐसा होता है कि तू पानी बॉईल करता है तो है ना, हाइड्रोजन अलग निकल गई, गैस ऑक्सीजन अलग निकल गई, नहीं ना, नहीं होता ना ऐसा, तो वही
वही कि तो ये वही कह रहा है, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड्स। हाँ, अलग अलग एलिमेंट में नहीं तोड़ सकते, बस H2O लिक्विड H2O गैस बन जाता है, मॉलिक्यूल तो इंटैक्ट रहता है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये भी सही है, इसने इनकरेक्ट पूछा है। अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ओ मेरे बेटा, इसका कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड है तो मान ले H2O है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी प्रॉपर्टी को ये रिटेन करेगा, मतलब इनकी प्रॉपर्टी भी होंगी इसमें। नहीं मेरे बेटा, दो एलिमेंट कंबाइन करके जब कोई कंपाउंड बनाते हैं तो इस कंपाउंड की बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ओके, तो ये गलत लग रहा है मेरे को। द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स। बिल्कुल सही है बात, जैसे H2O है बेटा, H2O में डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है उनका उनका रेशियो जो है वो फिक्स है। H2O में हमेशा 2:1 का रेशियो रहेगा। यस, ये भी सही है, तो ये तीन तो बिल्कुल सही थे, तो 100% तीसरा ही इनकरेक्ट होगा ना। अरे वाह सर जी, इनकरेक्ट पूछा है, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। बोलो लॉजिकल था, बोलो आया समझ में, आ गया मेरे बेटा जी को समझ में। देखो मैंने हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे दिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर चीज के पीछे का बेटा रीजन जानो। देखना कभी रटना नहीं मेरे बच्चे, एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न कुछ नहीं रटने की जरूरत है, हर चीज के पीछे का रीजन जानो, हर स्टेटमेंट कहना क्या चाह रही है वो जानना जरूरी है। और मैं कुछ रटने नहीं दूंगा तेरे को, मैं एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, हर चीज क्यों ऐसा बोला गया, कहां से आई ये चीज, क्या मतलब है इस चीज का, ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना, आप सबसे बड़ी देखो प्रॉब्लम क्या होती थी आपके साथ केमिस्ट्री में या किसी भी उसमें जहां क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन देख के न्यूमेरिकल देख के ये सोचने लग जाते हो यार कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मेरे बेटा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं होती, अगर आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन पता है, एक एक बेसिक पता है, तो बिना फॉर्मूले के भी सारे आंसर निकलते हैं। और जैसे से आप आगे बढ़ोगे मेरे साथ तो आप ये देखोगे, ठीक है, कुछ रटने की जरूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से अपन लोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, अब आने वाला है बहुत ही जबरदस्त वाला मजा। अच्छा सर, ऐसा क्या करेंगे सर अब हम, अब बस सुनते जाना। सुनो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, करें शुरू, आर यू गाइज रेडी? बिल्कुल सर हम रेडी हैं, चलो भाई शुरू करते हैं। तो मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, बस अगला आधा घंटा आपके जीवन का सबसे शानदार आधा घंटा होने वाला है। जो चीज आज तक रटते आए थे, कभी समझ में नहीं आई थी, आज आपकी आत्मा में डाउनलोड हो जाएंगी। मुझे अपना आधा घंटा दे दे मेरे बेटा, मैं आपकी आत्मा में बिल्कुल मोल डाउनलोड कर दूंगा। मोल को लेके आप बड़े परेशान होते थे, आज के बाद बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज आपको बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगी समझ में। तो शुरू करें, पक्का? बहुत बढ़िया, चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर को पढ़ना पड़ेगा, मैटर को समझना है तो पहले एटम को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैटर एटम का बना हुआ है। तो यस सर, तो दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल लेते हैं, केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ एटम, ओके, एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। क्योंकि केमिस्ट्री मैटर की पढ़ाई है, मैटर बना है एटम का, तो केमिस्ट्री को समझना है तो पहले एटम को समझना पड़ेगा, एटम की सारी प्रॉपर्टीज को जानना होगा। आओ एटम की सबसे पहली प्रॉपर्टी जानते हैं, एटम का वेट। ओके, है एटम का वेट, हाँ, तो भाई बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे एटम का साइज, एटम का वॉल्यूम, एटम का स्ट्रक्चर, एटम का वेट। तो आओ सबसे पहली प्रॉपर्टी एटम के बारे में जानते हैं कि एटम का वेट कैसे निकालते हैं। हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एटम। बेटा हर जगह से दिमाग हटा ले, आज तक ये सारी चीजें आप रटते आए थे, आपको आज ये पहली बार बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। अभी तक किसी को अगर लग रहा था कि अरे अभी तक तो सब पता है, देखा बहुत सारी चीजें जो जीवन में आप पहली बार सीखोगे, सारे के सारे बच्चे, तो बस अब दिल थाम के बैठना। हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम, एक एटम का वजन कैसे निकाला जाता है, एटम की पहली प्रॉपर्टी को हम डिटेल में सीख रहे हैं। और तो सुनो बेटा, एक एटम के वजन को ही हम बोलते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग होता है, बट केमिस्ट्री में चाहे मैं एटॉमिक वेट बोलूं या एटॉमिक मास बोलूं, केमिस्ट्री में दोनों का मतलब सेम है,
एक एटम का वजन। एटॉमिक वेट बोलूं या एटॉमिक मास, मतलब सेम है, एक एटम का वजन। ओ तो सर ये तो सर हमें रटवाए गए हैं, सर हमें तो रटवाए गए हैं एटॉमिक वेट, और आप कह रहे हो कि एटॉमिक वेट निकाले जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग बात हो गई सर। तो मैं वही सिखाने जा रहा हूं, एक एटम का वेट आपने याद किए ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना याद कराया गया, जल्दी बोल जल्दी बोल, पूरा फोकस यहां। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना याद कराया गया है सर? 16, 16 याद कराया गया है ना। कभी आपने पूछा, कभी अपने आप से पूछा कि ये 16 आया कहां से? नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना याद कराया गया है, कितना याद कराया गया है? 14, 14, 14 याद कराया गया ना। कभी आपने पूछा कि 14 आया कहां से? क्या सपना आ गया था किसी साइंटिस्ट को कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 असाइन कर दो, ऑक्सीजन का 16 बोल दो? नहीं रे, एक बढ़िया सी चीज है, बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन है, इसको अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, बहुत बहुत मजा आने वाला है। ठीक है सर। तो सर कैसे निकाला गया? सही बात है, ये क्वेश्चन मन में उठा होगा कि यार ये एटॉमिक वेट सोडियम का 23 क्यों बोल रहे हैं, आयरन का 56 क्यों बोल रहे हैं एटॉमिक वेट, ये आया कहां से? तो सुनो मेरे बेटा, अब हम देखने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। एक एटम के वजन को बोलते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो ये कैसे निकाला गया? सुनो, बिल्कुल बेसिक चीज। मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला कि दीपक वशिष्ठ का वेट निकालो, है मेरा वेट निकालना था, तो मेरा वेट देख कैसे निकाला गया। एक मैं साइंस का बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं। दुनिया में कोई भी चीज नापनी होती है ना बेटा, दुनिया में कोई भी चीज हमें मेजर करनी है, कोई भी चीज नापनी है, तो हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड मानते हैं। मतलब दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल बैठते हैं और उन्होंने मेरा वजन नापने के लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं मिलके। तुमने 1 किलो का लोहे का बट्टा देखा है ना? अरे सब्जी वाले की दुकान पे जाते होगे तो लोहे का बट्टा 1 किलो का, अरे हाँ सर जी देखा है हमने, 1 किलो का बाट देखा है। क्या ये भगवान जी ने लिख के भेजा है क्या ये 1 किलो है? नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने मिल बैठे, सारे लोग, सारे साइंटिस्ट, और उन्होंने डिसाइड किया इतने बड़े लोहे के टुकड़े के वजन को पूरी दुनिया आज के बाद 1 किलो बोलेगी, तो ये स्टैंडर्ड माना गया। ठीक है सर, स्टैंडर्ड मान लिया साइंटिस्ट लोगों ने। उसके बाद फिर मेरा वजन कैसे नापा? फिर मेरे वजन को, ये रहा मैं, बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है ना? हाँ सर आपके जैसा ही लग रहा है, कुपोषित मास्टर। चलो तो ठीक है। तो भाई फिर मेरे वजन को, मेरा वजन नापना था, कोई भी चीज नापनी होती है तो एक स्टैंडर्ड मानना होता है। मेरा वजन नापना था, तो वजन नापने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने स्टैंडर्ड माना 1 किलो। फिर मेरे वजन को इस वजन से कंपेयर किया और आपने देखा डीवी ब्रो का वजन इस वजन का 70 गुना है, तो आपने बोला डीवी ब्रो आप 70 किलो के हो। बोलो बात समझ में आ गई? दिस इज हाउ किसी भी चीज का वजन नापते हैं, एक स्टैंडर्ड माना गया। ठीक है भाई, ठीक है सर, आ गई बात समझ में। सेम वे अगर एटम्स का वजन नापना है तो मेरे बेटा एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है तो सर क्यों मानना पड़ेगा? वेट का स्टैंडर्ड है तो सही सर 1 किलो। सर वेट नापने का स्टैंडर्ड मान तो लिया 1 किलो। नहीं मेरे बेटा, एटम्स का वजन नापने के लिए ये एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? एक एटम इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आंख से भी नहीं देख सकते। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मानूंगा तो आपको एक एटम का वजन नापने के लिए उस एक एटम के वजन को इस वजन से कंपेयर करना पड़ेगा। अरे एक एटम तो हम देख भी नहीं सकते, क्या एक एटम के वजन को इतने बड़े वजन से कंपेयर कर पाओगे? नहीं ना। हाँ, तो यही कारण है एटम का वजन नापने के लिए ये किलोग्राम एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। तो एटम का वजन नापने के लिए स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? बड़ा वजन या बहुत छोटा वजन? एटम के ही वजन के मुकाबले का, जल्दी बताओ, आप बताओ, एटम का वजन नापने का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा वजन जो एटम के ही वजन के कंपेरेबल हो, या बहुत बड़ा वजन? अरे बहुत छोटा वजन चाहिए, बहुत बढ़िया। तो दुनिया के साथ तो एटम्स का वजन नापने के लिए ही अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, ये बड़ी चीजों का वजन नापने का स्टैंडर्ड है किलोग्राम। तो एटम का वजन नापने के लिए हमें बहुत छोटा स्टैंडर्ड चाहिए, एटम के ही वजन के कंपेरेबल। तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल बैठे और इन्होंने मिलकर जो स्टैंडर्ड या उसी को रेफरेंस भी बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस डिसाइड किया एटम्स का वजन निकालने का, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, प्यार से बोलते हैं एएमयू। ओके सर,
AMU, या आजकल इसी को हम बोलने लगे हैं यूनिफाइड मास या यू। तो कहीं भी AMU लिखा हो या यू लिखा हो तो मेरे बेटा बात सेम है। ओके सर, तो एटम्स का वजन निकालने का स्टैंडर्ड माना गया क्या? क्या माना गया? AMU। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अन्वेषा इधर देख ले मेरी बेटा। और क्या माना गया स्टैंडर्ड? अब इसको बहुत ध्यान से देखना। एटम्स का वजन नापने का स्टैंडर्ड माना गया AMU। अब साइंटिस्ट लोग मिल बैठे, कितने वजन को माना इन्होंने 1 AMU? तो सुनो, इन्होंने एक कार्बन एटम का वजन लिया, इन्होंने एक कार्बन एटम का वजन लिया। कुछ तो होगा ना, बहुत ज्यादा होगा, बहुत छोटा होगा? बोलो बोलो सर। बहुत छोटा वजन होगा एक कार्बन एटम का। अरे एक एटम को तो हम देख भी नहीं सकते, तो एक कार्बन एटम का बहुत कम वजन होगा ना। तो उस एक कार्बन एटम का वजन लिया, ठीक है सर। वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ओके सर, बहुत कम वजन होगा, एक एटम तो हमें दिखता भी नहीं, बहुत छोटा वजन है। और इस वजन का भी 1/12वां हिस्सा, और इस वजन का भी, एक कार्बन एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा जो वजन है, इस वजन को इन्होंने माना स्टैंडर्ड। इस वजन को इन्होंने माना स्टैंडर्ड। ओके सर, जीवन भर के लिए याद रखना, इस वजन को हम बोलते हैं 1 AMU। व्हाट इज 1 AMU? ये माना साइंटिस्ट लोगों ने। अब तेरे मन में क्वेश्चन उठ रहा है, तो आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज 1 AMU? सर, एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा 1 AMU है, और ये एटम्स का वजन निकालने का स्टैंडर्ड है। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर कार्बन ही क्यों लिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? सर कार्बन ही क्यों लिया, हाइड्रोजन क्यों नहीं ले लिया? तो इसके भी रीजन है बेटा बहुत सारे, ये अभी आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा कि कार्बन ही क्यों स्टैंडर्ड इन्होंने माना। ओके सर, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है सर, स्टैंडर्ड मान लिया। अब सर कैसे निकाला गया एटम्स का वजन? तो सुन, एटम्स का वजन एक्सपेरिमेंटली निकला मेरे बेटा। एक मशीन होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहां लेबोरेटरी में आपको ये मशीन दिखेगी। एटम्स का वजन तुम ऐसे कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते मैथमेटिकली, ये मेरे बेटा प्योर एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने निकाला। तो कैसे निकाला? अब सब लोग दिल थाम के बैठना। कैसे निकाला? आपने मेरा वजन कैसे नापा था? सुनो सर, आपके वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया था। सर, आपके वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया था। बिल्कुल सेम वे, किसी भी एटम का अगर वजन निकालना है, एटॉमिक वेट, तो उस एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करो। मतलब करके दिखाता हूं। मान लो मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट निकालना है, ऑक्सीजन के एक एटम का वजन निकालना है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को, वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करूंगा। ये मेरे बेटा हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। किसमें? मास स्पेक्ट्रोमीटर में। अपने से नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं बेटा ये। तो आपको निकालने नहीं सीखने, पता होना चाहिए आया कैसे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक ऑक्सीजन एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन मतलब 1 AMU से कंपेयर किया, और बेटा इस मशीन से देखा गया एक ऑक्सीजन एटम का वजन इस वजन का 16 गुना आया। अरे तो हमने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 क्या? AMU। मतलब एक ऑक्सीजन एटम का वजन 1 AMU का, मतलब इस वजन को 1 AMU बोलते हैं, 1 AMU का इस वजन का 16 गुना आया होगा। तो इसलिए हमने इसको 16, तो ये एक्सपेरिमेंटली करके कैलकुलेट किए गए हैं, ये हम एक्सपेरिमेंटली ही कर सकते हैं। तो अब समझ में आया? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना रटवाया गया है? जल्दी बोलो। 14। 14 क्या? AMU। तो दुनिया में तुझे जितने भी एटॉमिक वेट याद कराए गए हैं ना बेटा, वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं, इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं मेरे बच्चे। नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट 14 AMU होने का मतलब एक नाइट्रोजन एटम का वजन इस वजन का 14 गुना होता है। ओ, सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23, 23 क्या? AMU। मतलब समझ में आया? सोडियम के एक एटम का वजन इस वजन का 23 गुना आया होगा, तभी सोडियम का एटॉमिक मास हमें 23 AMU याद कराया गया है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं मेरे बेटा। बोलो आ गई बात समझ में?
और जल्दी बोलो। तो मेरे बेटा दुनिया में कोई भी चीज का वजन नापना है तो क्या करना है, अपन को स्टैंडर्ड मानना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, जिसको भी नहीं आया इक्के दुक्के को बेटा फिर से सुन लो। मुझे किसी भी चीज का वजन नापना होता है तो एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। बिल्कुल, मेरा वजन कैसे नापा, मेरे वजन को हमारा जो बड़ी चीजों का स्टैंडर्ड है वजन का 1 किलो, उससे कंपेयर किया। एटम्स का वजन भी ऑलमोस्ट इसी प्रिंसिपल पे निकालते हैं, बट एटम्स का वजन नापने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत छोटा वजन होता है और उस वजन को हम बोलते हैं 1 AMU। क्या है 1 AMU? ये एक कार्बन एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा, इस वजन को हम 1 AMU बोलते हैं। किसी भी एटम का अगर वजन नापना है तो क्या करेंगे, उस एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली ही करा जाता है, ये तुम अपने से नहीं निकाल सकते, ये एक्सपेरिमेंटली कर करके आया मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। बस आपको याद रखने हैं, पर ये पता होना चाहिए मतलब क्या है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU बोलने का मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का वजन इस वजन का 16 गुना आया होगा, तभी हमें 16 AMU रटवाया गया है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 क्या AMU, एटॉमिक वेट की यूनिट AMU। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 AMU, मतलब मैग्नीशियम के एक एटम का वजन, मैग्नीशियम का 24 होता है ना, मैग्नीशियम के एक एटम का वजन इस वजन का 24 गुना आया होगा एक्सपेरिमेंटली, तभी हमें 24 याद कराया गया है। बोल आ गई बात समझ में? और झूठ ना बोलो नन्हे मुन्नो, अगर समझ में आ गई सारे बच्चे मुझे यहां आग लगा के दिखा देंगे। कमॉन कमॉन कमॉन। इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन कराता हूं धांसू वाला, मेरे बेटा वो आया हुआ है जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो उसको अपन करते हैं। तो ध्यान रखना नीट का लेवल कैसा भी आ जाए, हम नीट के भी क्वेश्चन करेंगे, हम जेई के भी क्वेश्चन करेंगे। बोल समझ में आया? चल फटाक से मुझे एक चीज और बता दे, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलना। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन के एक एटम के वजन को, नाइट्रोजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। एटम्स का वजन निकालने का स्टैंडर्ड ये है। ओके, और हमें याद के मैंने बताया ना नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना याद कराया गया है, 14। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के एक एटम का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 14 गुना आया होगा, तो इसका वजन इस वजन का 14 गुना आया होगा। अब समझ में आ गया सर एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करे गए हैं। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है मेरे बेटा, ये एब्सोल्यूट मास नहीं है। जो एटॉमिक वेट तुम्हें याद कराए गए हैं वो रिलेटिव है ना, इसके रिलेशन में है सारे, समझ में आया? ओके, तो आयरन का एटॉमिक वेट 56 AMU का मतलब आयरन के एक एटम का वजन इस वजन का, क्योंकि जो भी एटॉमिक मास याद कराया गया इसके रेस्पेक्ट में याद कराया गया है आपको। तो आयरन का एटॉमिक मास 56 AMU होता है, मतलब आयरन के एक एटम का वजन इस वजन का 56 गुना आया होगा एक्सपेरिमेंटली, तभी हमें ऐसा याद कराया गया है। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, मजा आ गया, शाबाश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर मेरे बेटा जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, सब लोग करके बताएंगे, बहुत ही शानदार मेरे बच्चों, बहुत बहुत मजा आने वाला है। सुनो हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। सादिया एजाज जी कह रही हैं सर व्हेन विल वी रीड एनसीईआरटी। मेरी बेटा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से भी ज्यादा निचोड़ मेरी बच्ची मैं क्लास में दे दूंगा, ठीक है ना, उसकी आप चिंता नहीं करना है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में एप्लीकेशन नहीं, हमें तो एप्लीकेशन भी सीखना होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी आते हैं, 4 न्यूमेरिकल एप्लीकेशन अपन सारा करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सब लोग दिल थाम के बैठना। इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा मेरा प्यारा बच्चा कहलाएगा। मैंने बोला हाँ, इफ 1/18 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है, इज टेकन एज स्टैंडर्ड। कम ऑन, जल्दी से बताएंगे, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। If 1/18 into weight of 1 carbon atom is taken as standard instead of normally क्या होता है स्टैंडर्ड, सर ये होता है, हाँ सर ये होता है सर स्टैंडर्ड। हाँ, इसके बजाय अगर इसको स्टैंडर्ड माने तो कह रहा है देन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ
मैग्नीशियम वुड बी, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ए ऑप्शन जल्दी से बताना, 24 ही रहेगा। अरे वैसे आपको कितना याद कराया गया मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, 24। 24 क्या, AMU, यस बहुत बढ़िया। 24 बी 48, अच्छा सर जी, हाँ चलो इसको ऐसे कर लो, इसको बी को ले लो 36, सी 48 और डी नन। कम ऑन मेरे बेटा, इसको करके बताएंगे मेरे बच्चे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इसका आंसर करें मेरे सारे बच्चे, कम ऑन। ये क्वेश्चन मेरे बेटा जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना, कंसेप्ट सेम है, लैंग्वेज माइट बी डिफरेंट, बिल्कुल। चलो जल्दी से करेंगे भाई। नॉर्मली आपको जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में है। बट इसने कह रहा है अगर इसको स्टैंडर्ड ना मान के अगर 1/18 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम को स्टैंडर्ड मानूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा। कम ऑन जल्दी से बता दो। अब मेरे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। कम ऑन, अब मेरे बच्चे मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठना, मजा आ जाएगा। अगर मैं आपको यह कंसेप्ट नहीं बताता कि एटॉमिक मास निकाले कैसे गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते मेरे बेटा, क्योंकि आपको तो एक ही चीज याद कराई गई थी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। आप आंख बंद करके 24 करके आ जाते, क्योंकि आपको तो यही पता था। बट अब हमें पता है कि ये आते कैसे हैं एटॉमिक मास, ये रिलेट करके आए हैं। और हमें जो याद कराया गया है वो तो हमेशा इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं सारे एटॉमिक मास। हाँ अब सुनो, अब ये कह रहा है इसकी जगह अगर स्टैंडर्ड इसको मान लें तो मैग्नीशियम का नया रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा। तो घबरा मत, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, पूरा फोकस यहां, कैसे निकालते हैं सर। एक मैग्नीशियम एटम के वजन को, वेट ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। नॉर्मली स्टैंडर्ड ये होता है, बिल्कुल सर बिल्कुल। और हमें जो भी याद कराए गए हैं वो इसी के रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास हमें याद कराया गया है 24। 24 मतलब एक मैग्नीशियम एटम का वजन, हमें जो भी याद कराया गया इसके रेस्पेक्ट में, एक मैग्नीशियम एटम का वजन इस वजन के मुकाबले 24 गुना आता होगा। अरे हाँ, तो ये वजन इसके कंपैरेटिवली 24 गुना है, तो 24 आ गया, ये हमें पता है, ये हमें पता है। बट ये पूछ क्या रहा है कि स्टैंडर्ड ये ना मान के अगर ये स्टैंडर्ड मानो तो एटॉमिक मास कितना होगा। अगर मेरे बेटा स्टैंडर्ड ये है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। मैग्नीशियम के एक एटम के वजन को अब इस नए स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। अरे हाँ, तो अब मैग्नीशियम का नया एटॉमिक मास, तो एक मैग्नीशियम एटम के वजन को अब मेरे बच्चे स्टैंडर्ड अगर ये है तो बेटा अब इससे कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसके मुकाबले ये कितने गुना है ये हमको नहीं पता, यही तो निकालना है कि जब स्टैंडर्ड अगर ये है तो इसके मुकाबले मैग्नीशियम के एक एटम का वजन कितने गुना है हमें नहीं पता। मान लिया x गुना है, तो x इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, अगर स्टैंडर्ड ये है तो आ गई बात। सही बात है भाई, हमें जो याद कराए गए हैं वो तो 1/12 के रेस्पेक्ट में, तो हमें मैग्नीशियम का याद कराया गया 24, मतलब एक मैग्नीशियम एटम का वजन इस वजन का 24 गुना होता होगा, तो लिख दिया। अब बट कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड ना मान के इसको स्टैंडर्ड मान लो, तो मैग्नीशियम एटम के वजन को अब नए स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। अब इसके मुकाबले ये कितने गुना है हमको नहीं पता, वही तो निकालना है। मान लो x गुना है, तो x इज द एटॉमिक मास मैग्नीशियम का जब स्टैंडर्ड ये है। अब दोनों को डिवाइड कर दे मेरे पगलू, कम ऑन मेरे पगलू, करो करो करो, हो गया। वेट ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम, वेट ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम सेम ही होगा, कट गया। अरे हाँ, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम सेम होगा, कट गया। ओ यस सर जी सही कह रहे हो। अरे देखना पलटी मार जाता है तो ना, हाँ कार्बन, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ, तो बेटा क्या बच गया आप देख, 24/x, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को। अब ये था 1/1/12, 12 पलटी मार के ऊपर आ गया। यहां 1/1/18, 18 पलटी मार के ऊपर आ गया। ओ सर जी यस, सर जी सही कह रहे हो सर, और बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो करो अब, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 12 दूनी 24, और ये x हो गया 12 3 जा 36। सर जी मजा आ गया सर, सर मजा आ गया। अगर मेरे बेटा एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं अगर ये मैंने नहीं बताया होता तो मेरे बच्चों देख 63% बच्चों ने सही किया, बोल बाकी बट सबको आ गया ना। अब बेटा एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं, अगर स्टैंडर्ड चेंज करेंगे तो नया रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल दोगे ना, निकाल दोगे तो फटाक से यहां पे चैट सेक्शन में आग लगा दो मेरे बेटा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, जेई मेन में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन है, आज के बाद कर दोगे ना, क्योंकि आपको पता लगा है एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। किसी भी एटम का वजन निकालना है तो उसके एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करो। आपको जो एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। अगर नया स्टैंडर्ड है तो बेटा उस नए स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, और मान लो x गुना है, डिवाइड करके निकाल लोगे। अब निकाल लोगे, शाबाश मेरे शेरों, एटॉमिक मास आ गया सबको निकालना, कोई दिक्कत नहीं। चल एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, बोलो करोगे मेरे नन्हे मुन्नो। अब 100% बच्चों का सही होना चाहिए, मैंने नहीं कराना मेरे बच्चे ने कराना, 100% बच्चों का सही चाहिए मेरे बेटा मेरे को, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, प्लीज इसको गलत नहीं करना। मैंने बोला इफ 1/36 इंटू, अब 100% का सही चाहिए मेरा हर बच्चा एक एक बच्चा जिसने कुछ बेसिक पढ़ा हो ना पढ़ा हो वो बेटा अल्टीमेट लेवल तक के क्वेश्चन, जे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है। इसीलिए मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, बार बार कराऊंगा जब तक 100% परफेक्शन नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, if 1/36 into weight of one carbon atom is taken as standard, come on इसको सही करना आप, is taken as standard, हाँ, instead of 1/12 into weight of one carbon atom, ओके। तो कह रहा है then relative atomic mass, then relative atomic mass of oxygen would be, मैंने नहीं कराना मेरे बच्चे ने कराना, कम ऑन। ए ऑक्सीजन का तो एटॉमिक मास 16 ही रहेगा, अजी 32 हो जाएगा, अजी 48 हो जाएगा, अजी डी नन हो जाएगा, कम ऑन। अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, 100% बच्चों का मुझे सही चाहिए, कम ऑन, कोई अब गलत मत कर देना, 100% बच्चों का सही चाहिए मुझे, एक एक बच्चे को सब कुछ सिखा देंगे। देख आज आपने देखा मेरे बेटा, हमने थ्योरी भी करी, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सारे क्वेश्चन फोड़ दे रहे हो आप। मैंने जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट बताए उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे सोच के सही सही आंसर किए आप लोगों ने, है ना। फिर न्यूमेरिकल भी हम देख रहे हैं, अगर हमने कंसेप्ट समझ लिया है, रटने की जरूरत नहीं है, तो मेरे बेटा न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से फोड़ोगे। आज हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। अभी तो रुको अजी, ये पढ़ाई जो है ना ये मीठा नशा है, धीरे 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 चढ़ेगा। मैं बता रहा हूं हफ्ते 10 दिन बाद आपको नींद नहीं आएगी जब तक तुम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बैठोगे, नहीं सोओगे, तुम्हें नींद आनी बंद हो जाएगी। यस, हमें केमिस्ट्री परफेक्टली समझ में आती है, मैं 100% इसके क्वेश्चन सॉल्व करके और तुझसे सॉल्व होंगे सारे। जिन क्वेश्चनों में मेरे बेटा पहले अटकते थे, बिल्कुल डर निकाल दो अपने दिल से, तुम करोगे। अब हम करेंगे, मिलके करेंगे, बस लगा रही हो मेरे बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे बच्चों ने कर लिया होगा। चलो तो देखते हैं क्या आंसर है। तो सुनो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। भाई मुझे पता है ये ऑक्सीजन का पूछ रहा है, ऑक्सीजन का कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। नॉर्मली वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के वजन से। नॉर्मली स्टैंडर्ड क्या होता है, 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम। मुझे नॉर्मली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना याद कराया गया है, 16। तो मुझे जो भी याद कराया गया है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब एक ऑक्सीजन एटम का वजन इसके मुकाबले 16 गुना आता होगा, तो ये तो हो गया 16। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, बट अब ये कह रहा है स्टैंडर्ड ये नहीं है, स्टैंडर्ड ये है। तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इसके मुकाबले निकालना है, तो अब ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को अब नए स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है सर,
1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। बहुत बढ़िया। अब इसके ओ नया स्टैंडर्ड भाई, नया स्टैंडर्ड, हाँ नया स्टैंडर्ड 1/36। अब इसके मुकाबले ये कितने गुना है हमको पता नहीं है, क्योंकि हमें तो याद कराए गए हैं एटॉमिक मास इसके रिलेशन में। अब इसके मुकाबले जब ये नया स्टैंडर्ड है तो इससे कंपेयर करेंगे, इसके मुकाबले एक ऑक्सीजन एटम का वजन कितने गुना है हमको नहीं पता। मान लिया x, कर दो विभाजित, करो ना विभाजित, क्यों नहीं कर रहे हो आप विभाजित, दोनों को कर दो, शाबाश। एक ऑक्सीजन एटम का वजन सेम होगा, कट गया। एक कार्बन एटम का वजन सेम ही होगा, कट गया। अब देख पलटी मार गया, 16/x, 1/1/12, 12 पलटी मार के ऊपर, ये कैलकुलेशन तो आती है ना। 1/1/36, 36 पलटी मार के ऊपर, 12 तिया 36, 16 तिया 48, एक्स इधर आ गया। ओहो यस सर, अब हम बन चुके हैं चैंपियन। सच बोल मेरे बेटा, कोई भी क्वेश्चन क्या मुश्किल है इस दुनिया में। 97% बच्चों ने बिल्कुल तोड़ दिया, फोड़ दिया। मेरे शेर हैं, मेरे बच्चे जबरदस्त हैं। यकीन मन में मैंने एक चीज नोटिस करी है मेरे बेटा, बहुत अच्छे बच्चे, सिंसियर बच्चे, क्योंकि ये वो हैं जो जल्दी जाग जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सिंसियर बच्चे। अब इस सिंसियरिटी को हम अल्टीमेट लेवल पे लेके जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब रगड़ेंगे। और आज आपने देख लिया होगा क्या थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि केमिस्ट्री में 50% क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं बेटा, फिजिकल में 50% न्यूमेरिकल। और आपने दोनों पार्ट देख लिए। अगर क्लास में एक एक चीज को हम ध्यान से सुनेंगे तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे भी सोच सकते हैं बढ़िया से, और हम न्यूमेरिकल भी फोड़ देंगे। एक बार मैंने करा दिया तो देख तेरा स्ट्राइक रेट बढ़ के एकदम से 97% पहुंच गया मेरे बेटा, ठीक है ना। बहुत आसान है मेरे बेटा, चाहे न्यूमेरिकल हो, विश्वास मान। फिजिकल केमिस्ट्री तेरे लिए मैं दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बना दूंगा। बस हाँ, रेगुलर क्लास करनी है, लाइव आना है, अपने डीवी ब्रो जो जो बोल रहा है उसको मैं फॉलो करना है, बस मेहनत करनी है। और बाकी सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वो तो चिंता मत कर, अभी बहुत मजेदार मजेदार चीजें आएंगी। हमें कोई अलग से बेटा जोक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई डायलॉग मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे पढ़ने में ही, पढ़ाई में ही, कंसेप्ट्स में ही इतना मजा आता है ना, अलग से किसी जोक की, अलग से किसी बात की जरूरत नहीं पड़ती मेरे बेटा। पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है। आई होप मेरे बच्चों को आज की बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आज पहली क्लास थी, तो आई होप मेरे बच्चों को मजा आया होगा। बोलो आया ना मजा। तो मेरे बेटा ऐसे ही अपन लोग पढ़ते रहते हैं। आज क्योंकि पहली क्लास थी तो आज अभी बहुत ज्यादा इसमें कुछ हुआ नहीं है ना, आज बस बेसिक इंट्रोडक्शन किया है। अगली क्लास होने वाली है बिल्कुल खतरनाक। मैं बता रहा हूं, भारतवर्ष का एक एक बच्चा बेटा आए, मिलके फोड़ेंगे अपन, बहुत मजा आएगा। तुम लोग वो होते हो ना कि मोल, मोल बहुत सुना है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये रटा पड़ा है। अरे ये कहां से आया, सपना आया था क्या एवोगैड्रो को, सब समझाऊंगा क्या मतलब है इसका, कहां से आया, क्यों आया, इन एंड आउट, हर चीज का रीजन जानेंगे अपन लोग। फिर देख उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे चुटकियों में बनेंगे मेरे बेटा। सच बताओ एक एक चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। तो मुझे तो बड़ा मजा आया, आई होप यू पीपल ऑल्सो एंजॉय। तो आज कुछ नहीं करना, आज जो क्लास नोट्स है मेरे बेटा, क्लास नोट्स जो हैं इन्हीं को एक बार देख लेना आज, ठीक है। बाकी उसके अलावा मॉड्यूल, मेरे बेटा मॉड्यूल अगर आप ले सकते हो तो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल ले लो, इससे हम लोग डेली होमवर्क करेंगे, बढ़िया बढ़िया हर वैरायटी के क्वेश्चंस हैं वो अपन लोग करेंगे, है ना। और फिर आज क्योंकि बेसिक फर्स्ट क्लास थी, अगली क्लास से आपको डीपीपी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तब इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि आपके लिए डीपीपी के बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आई होप मेरे बेटा आप लोगों ने आज एंजॉय किया, मुझे तो बड़ा मजा आया। तो पहली क्लास यकीन 2027 बैच, धांसू बैच के साथ आज हमारी होती है यहां पे समाप्ति। मिलेंगे मेरे बेटा जी अगली क्लास में, मचाते रहो, पढ़ते रहो और अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। I am not. He is also not. He is the